4 बजे से 5:30 बजे तक या 6 बजे तक चलने वाले इस क्रम में यह 11वां वर्चुअल आयोजन है। आज हम लोग कोविड-19 के ऐसे दौर से निकल रहे हैं या चल रहे हैं, मैं कहूं, जिसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे ऊहापोह में लोग व्यथित थे। स्वास्थ्यिक चिंताएं व्याकुल की थी। पर की सोच तो दूर की बात, स्व की सोच में ही व्याकुलता ने मनः मस्तिष्क को, साधारण जनमानस को व्याकुल कर रखा था। एक बहुत बड़ा समाज, शिक्षक का, समाज सेवियों का ऐसा भी रहा है जिसने इस कोविड-19 में अपना, अपने परिवार का संपूर्ण ध्यान रखते हुए, पूरे प्रिकॉशंस को अपनाते हुए, पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए और समाजोपयोगी बन के दिखाया है, समाज के लिए उपयोगी रहा है और समाज के लिए योगदान किया है। प्रत्यक्ष रूप में अनाम स्नेह परिवार के सभी सदस्यों ने, चाहे इलाहाबाद परिक्षेत्र हो या इलाहाबाद के दूर दराज का परिक्षेत्र हो, वहां प्रत्यक्ष सेवाएं दी हैं। और साथ ही साथ जब वर्चुअल की बात आई, कुछ ऐसा आवश्यकता जान पड़ी कि अब वर्चुअलिटी थोड़ी विस्तारत हो रही है। बड़े स्तर पे जाके वर्चुअलिटी से हम लोग अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, जानकारियां पहुंचा सकते हैं, बौद्धिक उन्नयन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह वर्चुअल मीटिंग चालू हुई या संगोष्ठी चालू हुई या विद्वत गोष्ठी चालू हुई, आपके हमारे 1 घंटे 2 घंटे की चर्चा का यह भाव शुरू हो। मैं आप सभी को डॉक्टर साहब की उपस्थिति में एक आंकड़े या एक शोध की बात बताना चाहूंगा। कई लोग, लगभग 15 जुलाई सन 2020 से मैं वेबिनार वर्चुअल मोड में स्टार्ट किया हूं और आज लगभग 170 या 180वां यह वेबिनार होगा, अगर मैं कहूं, या वर्चुअल मीटिंग होगी। 170 के करीब हमारे यहाँ विद्वत जन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाइस चांसलर इत्यादि सभी का आशीर्वचन हम लोगों को मिला। तो एक कहीं से न कहीं से एक बात निकल के आई कि इतना आयोजन क्यों? बौद्धिक उन्नयन के लिए क्लासेस चला ली जाती या कोई चर्चा पर चर्चा होती, संगठन की कोई बात होती, राजनीतिक कोई परिप्रेक्ष्य होता, 1-2 मीटिंग कर लेते, महीने भर का काम हो जाता। ये क्या है रोज की रोज 2-2 क्लासेस, 3-3 क्लासेस, 3-3 वर्चुअल मीटिंग्स? क्या आवश्यकता है? मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब हैं अभी इस पे, वो विस्तार से हो सकता है अपनी बात रखेंगे, उससे वो पूरी तरीके से अवेयर होंगे और हो सकता है वो हमारी इस बात का समर्थन भी करेंगे। भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, भारत सरकार ने एक शोध प्रपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है वर्तमान परिस्थिति में 70% ऐसी आबादी है, बौद्धिक आबादी की बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, बौद्धिक क्षेत्र के ऐसे लोग 70% ऐसे लोग हैं जो इसलिए मेंटली अनफिट हो रहे हैं, मेंटल इलनेस से प्रभावित हो रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, हमें करना क्या है, क्या हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऊहापोह में है। करें कि न करें, क्या करें, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें, ऐसी परिस्थिति में है। और जिसके कारण भारत सरकार को विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाली 9 राष्ट्रीय संस्थानों के डायरेक्टरों को मिलाकर, मिनिस्ट्री को मिलाकर, MSJE, MHRD, तमाम मिनिस्ट्री मिलकर के एक किरण नाम की एक हेल्पलाइन जारी की गई है। आप लोग जानते होंगे किरण में क्या है, बौद्धिक परिप्रेक्ष्य या परेशान व्यक्ति वहां फोन करके बताते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, और उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं निकलकर, उसमें से भी वह आंकड़े 70-80% ऐसे ही है। हमें कुछ करने को नहीं है, हमें कुछ चिंतन करने को नहीं है, हमें कुछ सोचने को नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति पर समाज आ जाता है कि उसे स्व के बाहर नहीं कुछ दिखाई दे रहा हो,
पर की सोच नहीं आ रही हो तो ऐसे वर्चुअलिटी की एक आवश्यकता होती है। आज हमारे समाज को एक नई धारा, एक नए विचार की आवश्यकता थी और वह समक्ष आके खड़ी हो गई। यह स्पष्ट हो गया है कि अब व्यक्तिगत सोच रखने वाले कहीं न कहीं मेंटली अनफिट हैं और होंगे। अब हमें प्रत्येक दशा में पर सेवा की बात सोचनी ही होगी। हमें परमार्थ को अग्रिम पंक्ति में रखना ही होगा, क्योंकि परमार्थ से ही आपका कहीं न कहीं बौद्धिक उन्नयन और आपके स्वार्थ की पूर्ति भी। तो स्व का विकास जितना अपेक्षित किया जाए उससे अधिक पर के विकास को देखते हुए आयोजन आप लोगों के समक्ष, हम लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 4 बजे से कार्यक्रम निश्चित है। तो मैं सर्वप्रथम अपने बड़े भाई और कार्यक्रम आयोजक श्री नारायण यादव भैया को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विनय कुमार, डॉक्टर विनय कुमार सर का, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार सर का आज परिचय कराएं और उन्हें आमंत्रित करें बोलने के लिए। श्री नारायण भैया। धन्यवाद नागेश भाई। डॉक्टर भैया का वीडियो और ऑडियो दोनों हमें लग रहा है कि अभी हम लोग हमारे मोबाइल पे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं लैपटॉप से जुड़ा हूँ इसलिए। अच्छा, जुड़ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं आप, बोलिए। एक तो पहले भैया को प्रणाम, डॉक्टर भैया को, और सभी जितने लोग जो है, चाहे राठी दीदी हो, रजिस्ट्रार सर हो, जयशंकर शर्मा सर और सभी जितने साथी हैं, सभी लोग को मेरा प्रणाम। लेकिन हमें लग रहा है कि आज हम लोग को किसी कारणवश संख्या कम रहेगी, इसके लिए मुझे खेद है। क्या हो सकता है मैं बात न कर पाया हूँ कुछ दिक्कतों के कारण, लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करने के कारण। लेकिन आज जो शख्स हम लोग के बीच, डॉक्टर विनय भैया के बारे में आप लोगों को बतला दूं। आज तक नागेश भाई आप बहुत डॉक्टरों से मिले होंगे, बहुत लोगों को जानते होंगे, लेकिन ऐसे पटल पे इलाहाबाद में जब तक आप मेडिकल बोर्ड के मतलब अध्यक्ष रहे और जब तक मेडिकल बोर्ड में रहे तब तक रिकॉर्ड है उस समय से लेकर आज तक। अब तो आप बाधा में इस समय पोस्टेड है, बाधा में चलेंगे। लेकिन जो रियल में विकलांग होते थे उन्हीं का आप जो है विकलांगता पत्र बनाते थे, और कोई कितना हो बड़ा सोरस लगा ले या जो है कितना हो जो है मतलब कहीं से भी कुछ भी कर ले, यदि गलत है तो निश्चित रूप से आप बनाते नहीं थे। और ईमानदारी का आलम तो ये मतलब हमें लगता है कि प्रकृति बहुत कम लोगों को, ऐसे लोगों को जो है इस धरती पे देती है। क्या आप विश्वास करिए, हमें नहीं लगता है कि जब से मैं डॉक्टर भैया को देखा हूँ, जानता हूँ, सुनता हूँ, कि ये जिंदगी में कभी किसी से एक कप चाय भी जो है जैसे ऐसे जो है पिए हूँ। और इतने ईमानदार कि आप विश्वास करिए, यदि डीएम भी आकर बगल में बैठ के और कहे कि नहीं आप जो है ये सर्टिफिकेट गलत है, बना दीजिए, चाहे कुछ इधर उधर कर दीजिए, तो आप नहीं कर सकते। और हम लोग के साथ, हम लोग किस्मत वाले हैं कि जितने इलाहाबाद के बच्चे हैं विकलांग रियल में है, जो विकलांग जिनको आवश्यकता रही कभी भी चले जाए, यदि ये बैठे हैं तो निश्चित रूप से उस विकलांग लड़के का ये जो है मदद करते जो है। और सर्टिफिकेट ही छोड़िए, जो भी हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं विकलांगों का, चाहे शादी का कार्यक्रम रहा हो, चाहे विकलांगों का हम लोग का जो है जो भी दुकानें बनवा के देते हैं, या अभी मोमबत्ती का जो है हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, कल परसों से पूर्ण रूप से उसको स्टार्ट कर देंगे। या जो भी एक्साइटेड हम लोग विकलांगों का भी कार्यक्रम करते हैं, उसमें निश्चित रूप से शारीरिक और आर्थिक भी मदद जो है डॉक्टर भैया देते हैं। और डॉक्टरी पेशा में रह के हमें लगता है कि इस सोच के, आप सोचिए कि जो दोनों मियाँ बीबी जो है नौकरी करते हैं और इसके बावजूद भी डॉक्टर भैया का अपना एक अलग काम करने का तरीका, कहते हैं कि बहुत पैसे जो है रख देने पे बच्चे बिगड़ जाएंगे इस कारण से भी जो है अपना जो है बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से काम करते हैं। और हमें लगता है कि जितने विकलांग साथी हैं यहाँ जो जुड़े हुए हैं, चाहे हरजीत हो, चाहे मंगला हो, चाहे जितने विकलांग साथी इलाहाबाद के हैं, वो सब जानते हैं कि इससे पहले जब तक ये नहीं इलाहाबाद में आए थे, उससे पहले कहीं पे भी सीएमओ सर्टिफिकेट जहाँ विकलांगों का जो है बनता है सर्टिफिकेट, जो विकलांग है वो जाते होंगे, जानते होंगे, निश्चित रूप से 2-4 दलाल जो है अगल बगल में डॉक्टर बैठाए रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन इलाहाबाद हम लोग का जो है कर्म भूमि रही है, और इलाहाबाद का ये सौभाग्य रहा कि जब से डॉक्टर विनय कुमार यहाँ जो है इलाहाबाद में आज से 10-12 साल पहले आए, और तब से लेके अभी तक भले वो चले गए, उनका जो एक
लाइन खींच दिया और एक जो बना दिया कि नहीं, ईमानदारी से और रियल में जो विकलांग लड़के होंगे उन्हीं का सर्टिफिकेट बनेगा, और कोई उसमें जो है बहानेबाजी नहीं है कोई। मतलब जब भी यदि 10 बजे टाइम है तो निश्चित रूप से 10 बजे पहुंच जाना। जब तक जो है विकलांग जितने बच्चे हैं सबसे प्रेम से बोलना, सबका बना देना। और सबसे बड़ी समस्या विकलांगों के सामने यही आती है, यदि विकलांग है, डॉक्टर चिड़चिड़ा है, पता चला नहीं बतियाया, नहीं बोला, नहीं बनाया, तो फिर से विकलांग बेचारा एक बार दो बार परेशान होता है, तीसरे बार दलाल ढूंढता है, फिर से वो दलालों के माध्यम से जो है काम होते हैं। और ये हर जगह लगभग होता है। लेकिन ये इलाहाबाद धरती गंगा जमुना की धरती इतनी अच्छी रही, पवित्र रही कि यहाँ मतलब इनका जो है हम लोग को सानिध्य मिला। और तब से देख के हम लोग को लगा कि नहीं जो है इस धरती पे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर पेशा से भी, जिनको जो है ईश्वर का रियल में दूसरा रूप वो लोग भी हैं, और उनका सानिध्य मिला। और आज संजोग की बात है कि मैं इनको कहा कल कि भैया आपको जो है रहना है, निश्चित रूप से कहे कि ठीक है, जो है जो भी होगा जो है मैं अपना बातें करूंगा, रखूंगा। और आज हम लोग के बीच है। और ऐसे लोगों को सुनने के लिए हमें लगता है कि पहले जिस तरीके से हम लोग की संख्या ज्यादा रहती थी, हर जिले से जुड़े रहते थे लड़के, वैसे होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है जो भी कारण हो, नहीं आज हम लोग जुड़ पाए ज्यादा लोग। तो मैं चाहूंगा नागेश भाई कि आप डॉक्टर भैया को जो है सब प्रेम बुलाएं, और अच्छा इन जो भी विकलांग साथी हैं उनको किसी भी चीज की समस्या हो रही हो सर्टिफिकेट बनवाने में किसी दूसरे विकलांग साथी का, तो भैया जानकारी ले सकता है। नागेश भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर साहब का एक कुशल और वह व्यक्तित्व परक परिचय कराया जो जिस व्यक्तित्व के धनी है। मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य वक्ता को सादर प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात मैं प्रणाम करता हूं मेरे गुरु डॉक्टर विजय शंकर शर्मा सर, जो हमसे जुड़ चुके हैं। सादर प्रणाम है सर को। मैं प्रणाम करता हूं राठी दीदी को, जो हमसे जुड़ चुकी हैं। और प्रणाम करता हूं समस्त जनमानस को जो हमारे साथ इस समय श्रोताबिंद के रूप में है। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विनय कुमार सर को कि वे आए और अपने महनीय विचार हमारे बीच रखें। आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार। आदरणीय डॉक्टर साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। आवाज वीडियो दोनों क्लियर है सर। नमस्कार दोस्तों, सबको समुचित अभिवादन। मैं जो है अभी श्री नारायण जी जो बोल रहे थे, तो मैं बहुत एक छोटी सी बूंद हूँ उनके प्रयास की। तो मुझे नहीं लगता है अगर थोड़ा बहुत किसी के काम आ सका तो अपना ही जीवन धन्य समझने के लिए। यहाँ पर आज मुझसे जिस पर बात करने के लिए बोला गया है वो ये है कि विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। तो इधर विगत कुछ वर्षों में इसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया एक शुरू हुई थी, जो इन्हीं कारणों से अभी तक वो तेजी नहीं आ पाई है उसमें। क्योंकि उसमें आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो मानव संपदा वाला जो है UDID का जो फॉर्म है उसमें अपने तहसील के स्तर पर इसको अपलोड करना होता है। फिर वो वहाँ से CMO जिला CMO जो होता है उसके ऑफिस में फॉरवर्ड होता है, और वहाँ से फिर बुलाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट दे करके। फिर उसका असेसमेंट करता है बोर्ड, और उसके बाद उसमें सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उसमें समस्याएं आ रही हैं। जब तक मैं था तो ज़्यादा थी। तो उसका एक उसने स्वतः से ही बनाया ये कि अगर आपको लगता है कि आप विकलांग हैं तो आप सीधे CMO ऑफिस में सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 ये प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। सबसे पहले कि प्रमाण पत्र के लिए क्या चाहिए,
प्रमाण पत्र के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए, कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड वहां बैठ के क्लिनिकल असेसमेंट कर लेगा कि आपकी विकलांगता है अथवा नहीं है, यदि है तो कितने प्रतिशत। और वहां से प्रमाण पत्र मिलने के बाद जहां पर प्रमाण पत्र बनता है उससे लगा हुआ एक तथ्य है जहां पे आप अपने प्रमाण पत्र को वहां पे डाउनलोड करवाने के बाद आपको उसका मिल जाएगा। और के फॉरवर्ड करने के बाद अब एक कार्ड के फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा। ये कार्ड अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी अन्य उसकी क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक इससे मिलने वाली सुविधाएं हैं तो एक सेपरेट विभाग है हमारा यहाँ पर कलेक्ट्रेट में, जहाँ जिला विकलांग कल्याण अधिकारी बैठते हैं। तो आप उनसे संपर्क करके जो जिस वर्ग में आता है, जैसे जिसको पेंशन चाहिए या जिसको स्कॉलरशिप चाहिए या किसी को ऋण चाहिए, उससे संबंधित कार्यवाही के लिए वो जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के दफ्तर में उनसे संपर्क कर सकता है। और ये उनका काम है तो वो इसे बहुत अच्छे से करते भी हैं, इस तरीके से बनता है। तो आपने क्या करना है कि आपको सोमवार का दिन याद रखना है, 10 बजे अपने आधार कार्ड ओरिजिनल और आधार कार्ड का फोटो कॉपी, ये दोनों प्रपत्र लेकर के बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना है वहाँ। और अपना दो फोटो और आपका चाहिए होगा, 2 फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ, आधार कार्ड का फोटो प्रति और आधार कार्ड ओरिजिनल, ठीक है। इसके बाद आपको जो वहाँ पर बोर्ड का पैनल है वो आपको देगा और आपके पूरे डिटेल्स भर के अपना सर्टिफिकेट जो है साइन करके आपको दे दिया जाएगा। वो उसी कार्य दिवस में 2 बजे के उपरांत मिल जाता है और उसी समय आप उसको जा करके बगल वाले कार्यालय में यहाँ पर कि ये डाउन यहाँ पर है इसके बाद कार्ड डाक द्वारा भी आता है, वो आपको ऑफिस से उसका फोटो निकल आएगा, आपके घर नहीं पहुंच जाता है। आपके कि कार्ड में पता, आपके सर्टिफिकेट में पता वही होना चाहिए जिसपे आपको अपना प्रमाण पत्र चाहिए। मेरे ख्याल से बनवाने के लिए कार्ड और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जो भी विकलांग साथी हैं जिनको ये लगता है कि उनका प्रमाण पत्र नहीं बना है या वो संतुष्ट नहीं है कि मुझे ज्यादा विकलांगता है, तो वो इसके लिए रीअपियर हो सकते हैं अपने पुराने प्रमाण पत्र के साथ, क्योंकि कुछ विकलांगताएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं या घटती हैं। तो वो लोग अपना दोबारा से प्रमाण पत्र वहां पर दे सकते हैं। उस केस में जब आपको दोबारा उसमें करवाना है, एक एप्लीकेशन आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी संबंधित जिला को लिखेंगे कि महोदय, पूर्व में मुझे इस तरीके से एक विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विकलांगता का प्रतिशत कुछ ज्यादा है, अतः पुनः परीक्षण कर मेरी विकलांगता को संशोधित करने का कष्ट करें। तो आपका पुराना सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पर जमा हो जाएगा। अगर बढ़ा हुआ है तो नया सर्टिफिकेट जारी होगा और उसको आपको अपलोड करवाना होगा। ये काम वहाँ पर भी हो सकता है और आपकी संबंधित तहसील में भी जो कंप्यूटर केंद्र खोले गए हैं विकलांगों की मदद के लिए, वहाँ पर भी डाउनलोड करवा सकते हैं। मैं सलाह इसलिए देता हूँ सीमो ऑफिस में डाउनलोड कराने का कि सब कुछ वहाँ तत्काल हो जाएगा, आपका समय नहीं खराब होगा
और अगर आपके पास समय है तो अपनी तहसील में भी कर सकते हैं, ब्लॉक स्तर पे भी इसकी व्यवस्था है। जो वहाँ पर जन कल्याण केंद्र खोले गए वहाँ पे कंप्यूटर रहता है, वो भी डाउनलोड कर लेगा। उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर फॉर्मेट होकर के वहाँ से आएगा सीएमओ कार्यालय, और सीएमओ कार्यालय में सीएमओ का थोड़ा सिग्नेचर होने के बाद वो वापस जाएगा, तब आपको डाउनलोड करके दे पाएगा। दूसरी एक व्यवस्था है, इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किया यह गया है कि सीएमओ कार्यालय से जितने लोगों के कार्ड आ जाते हैं, जितने लोगों के कार्ड बन जाते हैं, उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो है वो संबंधित ब्लॉक में भेज देते हैं। तो आप अपने ब्लॉक में जाके पता कर सकते हैं कि भाई फला तारीख को हमारा प्रमाण पत्र बना था और आज जो है ये प्रमाण पत्र हमारा सर्टिफिकेट, वो कार्ड जो है यूनिक आईडी कार्ड, वो आ गया है कि नहीं आ गया है। ये तो रही प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया जो इस समय चल रही है। तो चूँकि दूर दराज गाँव में या रिमोट एरियाज में जो हमारे साथी रहते हैं, तो वहाँ पर नेट का बड़ा इशू रहता है। तो कभी कभी मान लीजिए कोशिश भी करते हैं तो कभी फॉर्म नहीं डाउनलोड हो पाता है, और उसमें फॉर्म जब तक आपका पहुँचेगा ब्लॉक लेवल से सीएमओ ऑफिस तक, क्योंकि आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आएगा, फिर मीटिंग होगा, डॉक्टर्स का पैनल बैठ के उसको डिसाइड करेगा कि फला तारीख को इनको बुलाया जाए। और चूंकि एक ही कार्य दिवस होता है सोमवार को, तो बुलाया उसी दिन जाएगा और आप खुद प्रेजेंट हो जाएंगे वहाँ पर, आपका रियल प्रेजेंस रहेगा, तो सामने देख करके वो काम तत्काल हो जाएगा। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप लोग उस लंबी प्रक्रिया में ना फंस के इसको बाईपास करके सीधे अपीयर हो जाएं, क्योंकि एक बार आपको सीएमओ ऑफिस आना ही आना है, चाहे आप कहीं भी अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करें। तो ये जानकारी थी किस तरीके से बन रहा है इस समय। अब दूसरी बात ये आती है, बहुत से लोगों को मिथ होता है कि मैं तो साहब विकलांग हूँ, मेरा बना नहीं है। ये गलतफहमी भी दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हम लोग सब नियम कानून से बंधे हुए हैं। इसलिए एक छोटा सा संक्षिप्त मैं आप लोगों के दिमाग में ये विचारधारा बिठाना चाहता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो लोग इस मामले में आगे बढ़ें कि अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना है, और कौन से लोग हैं जिनको प्रयास करने का ज़रूरत है। एक पूरा शरीर है, इसमें मैं ऊपर सर से शुरू करता हूँ। वो लोग जो दिमागी रूप से गड़बड़ हैं, या वो लोग जिनको सर पे कोई चोट लगी है, उसकी वजह से उनके हाथ या पैरों में कोई विकलांगता आ गई है, अंग नहीं काम कर रहे हैं, और उनको साल भर से ज्यादा हो गया। More controls. Button. Turn microphone off. Stop Marian. One more join. More controls. Turn microphone off. हेलो। Stop more controls. Button. Turn microphone off. तो वो लोग विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। बाकी टेम्परेरी इलनेस, अब आज की तारीख में किसी का भी अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र बनना बंद हो चुका है। तो अस्थायी वाले जो हैं, जैसे चोट लगा कुछ महीने के लिए, वो उनको हाथ पैर में कमजोरी आया, बाद में वो ठीक हो जाए, तो इसलिए सरकार ने मानसिक विकलांगता निश्चित रूप से आती है विकलांगता की श्रेणी में। उसके बाद जो अपंगता होती है वो आती है। बाकी सर में फ्रैक्चर हो जाए, कहीं पे धस जाए, लेकिन अगर आपकी शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता में कहीं कोई समस्या नहीं है, तो केवल फेशियल डिस्फिगरमेंट पे कोई प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है, अनलेस अनटिल आपका फेशियल डिस्फिगरमेंट आपकी रोजी रोटी। अगर आपका दोनों आंख में समस्या है, तभी आपके प्रमाण पत्र बनने की संभावना है। जिन लोगों को एक आंख से पूरा बराबर दिखाई देता है, दूसरी आंख से नहीं दिखता है बिल्कुल, वो लोग विकलांग प्रमाण पत्र के लिए प्रयास करते हैं। अगर दोनों आंख में समस्या है तो निश्चित रूप से आंख वाला जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट में आता है, विकलांगता में नहीं आता है, और चेहरे में कहीं भी। कान का भी ये है, में
जांच कराते हैं जिसको ऑडियोमेट्री कहते हैं। वो ईएनटी सर्जन उसमें अपनी रिपोर्ट लिख देता है। उसकी गाइडलाइंस हैं कि 90 डेसिबल से नीचे ऊपर वाले हैं नहीं, और नीचे वाले हैं उनको हम लोग श्रेणी में गिनते हैं। वो उसका प्रतिशत जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसी सुन पा रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। कान के बाद फिर और नीचे आते हैं, उसमें कोई विकलांगता ऐसी नहीं है। अगर गर्दन में कोई चोट लगा उसकी वजह से स्थायी विकलांगता अगर हाथ पैरों में है तो निश्चित रूप से है। फिर हमारा सीने की डिफॉर्मिटीज हैं, उसका कोई वो नहीं है। अंदर के अंगों का जरूर सरकार ने अब कुछ ध्यान रखा है कि उसमें हृदय के रोग की कुछ विशेष समस्याएं जो मतलब अनुवांशिक होती हैं, जन्म से ही रहती हैं, उससे निश्चित रूप से लोगों का उसका प्रभाव पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर और शारीरिक क्षमताओं पर उनका। और इसके बाद हम लोग सीधे हाथ पे आते हैं। तो हाथ में सबसे बड़ा जो लोगों के मन में दुविधा की स्थिति रहती है वो हाथ को लेकर ही रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हाथ है, ये 25, 15, 10, 5, 3। अब आप जोड़ लीजिएगा, फिर से बता देता हूँ, 25, 15, 10, 5, 3। अगर 40 से नीचे आपका स्कोर आ रहा है तो आप कृपा करके मत जाएं। अगर सारी उंगलियां कटी तो निश्चित रूप से सर आदरणीय सर, मैं उसके बाद जितना भी जी, मैं एक्चुअली एक बात सर मैं एक बात, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहूंगा। ये जो उंगलियों वाला कहानी है, क्योंकि इसमें कुछ ब्लाइंड बच्चे हैं सर, तो यदि आप कनिष्ठ अंगूठा ये बोल देंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा सर। एक अनुरोध है सर। हाँ बस ये इसलिए मैं सर बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो हाथ के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनका अंगूठा जड़ से कटा हुआ है वो 25% की गिनती में आता है। जिनका तर्जनी जो है वो कटी हुई है वो 15%। इसके बाद जो बीच वाली उंगली है जिसको मध्यमा कहते हैं वो 10, और जो रिंग फिंगर है इसको 5, और जो सबसे छोटी उंगली है इसको 3% जो है अवार्ड किया जाता है। तो आप स्वयं से इसको जोड़ करके देख सकते हैं कि अमुक व्यक्ति 40%, उसका योग जो है क्षतिग्रस्त अंगों का 40% अगर आ रहा है तो वो अपना जो है सीएमओ कार्यालय से संपर्क करें और उनका प्रमाण पत्र जारी होगा। अगर 40 से कम है तो जारी नहीं होगा। बाकी फिर उसके बाद ऊपर जितना भी है कलाई से है, हाथ से, उन सब में बनता है और उसका परसेंटेज ज्वाइंट के हिसाब से बढ़ता जाता है। उस सब डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो सब लिखा पढ़ी में है। अगर आप चाहेंगे तो उसका PDF भी भेज दूंगा। आप अपनी विकलांगता खुद से निर्धारित कर सकते हैं और संबंधित बोर्ड के डॉक्टर से जो है आप इस मामले में वार्तालाप कर सकते हैं कि साहब मेरा तो इतना आ रहा है और आप इतना कम या ज़्यादा या जो भी है कैसे करना है। ठीक है। इसके हाथ के बाद हम लोग आ जाते हैं पैर पे। तो पैर में जो हमारा पंजा जब आधा कटता है, यानी पैर की सारी उंगलियां भी कट जाए तो भी विकलांगता नहीं मिलेगा। जब आधा पंजा जहां से कटता है वो 40%, बीचों बीच से, जहां से ये उंगलियों के नीचे से अगर आप चले ऊपर की तरफ, कम से कम आप मान लीजिए कि 1.5 इंच। जब यहाँ से पैर पूरा चौक होगा यानी फुट उसका कटा होगा पैर पंजा, तब वहां से विकलांगता का प्रतिशत शुरू होगा। वो 40% होता है। उसके बाद फिर एंकल गया तो और बढ़ गया, उस तरीके से बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा जो है रीढ़ की हड्डियों में टेढ़ापन रहता है, तो उगड़ कहते हैं आप लोगों की भाषा में। उसमें भी अभी तक सरकार की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट थी कि जिनको कुछ विकलांगता है उसकी वजह से उन्हीं को दिया जाएगा। अब सरकार ने जो है एक बेसल लेवल का बेसिक की, हाँ इनको इतना बेसिक दे दिया जाए।
अगर डिफॉर्मिटी है इतनी, तो उसका एंगल का कैलकुलेशन है, वो पूरा मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। उसको वो आपका एक्सरे करवाते हैं, उसमें डॉक्टर साहिबान जो बोर्ड में होते हैं, और वो एंगल नाप करके आपको कितना है, और एज के हिसाब से उसमें कुछ लोग पूरा झुक जाते हैं, तो उस हिसाब से उनका विकलांगता का प्रतिशत जारी होगा। तो मेरे ख्याल से सर का हो गया और अपर लिम्ब हो गया, रीढ़ की हड्डी कवर कर लिया, पैर का भी बता दिया आपको। कुछ नई चीज़ें सरकार ने ज़रूर जोड़ी हैं इसमें, जैसे अभी तक जिन लोगों का हाइट बहुत छोटा रहता था, उनके लिए विकलांगता का कोई प्रावधान नहीं होता था। तो पिछली सरकार में ही जो है इसको पहली बार सम्मिलित किया गया कि जिनका हाइट 140 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर से कम है या 140 सेंटीमीटर पे ही है, तो उनको बेसिक एक हैंडीकैप सर्टिफिकेट दे दिया जाए, क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप भले ही ना हो, लेकिन सोसाइटी का जो नज़रिया है उनको लेकर के, वो उनको सोशल हैंडीकैप जरूर बना लेती है। तो उस केस में 140 के बाद हर एक इंच पे 4% बढ़ता जाता है उसमें, कि जैसे 140 है तो 40% होगा, और उसके बाद हर एक सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर और इंच में 4% का इजाफा होता है। तो ये जो हमारे जो भाई हैं, जो ड्वार्फ हैं, जिनको हम लोग गौना कहते हैं, उनके लिए ये सुविधा शुरू किया गया है। दूसरा, एक और बीमारी है हीमोफिलिक एनीमिया। पहले इसके लिए बहुत लंबा प्रयास करना पड़ता था, काफ़ी लोगों को भागना दौड़ना पड़ता था इधर उधर, संबंधित फिजिशियन से लिखवाना पड़ता था और वही जारी करते थे इसको। तो बड़ी मुश्किल से उनको कोई बस का पास वास का हिसाब किताब उनका हो जाता था कि बस का पास मिल गया, रेलवे का बन गया, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट में रहना होता है। लेकिन अभी पिछली सरकार ने हीमोफीलिया और पर्नीशियस एनीमिया, ये 2 बीमारियों को विकलांगता में शामिल किया गया है, इस हिसाब से कि वो अपनी बीमारी के किस स्टेज में है। उसको लेकर के लोगों ने, जब मैं यहाँ बोर्ड में था तो लोगों ने उसमें बहुत सारे विरोधाभास पैदा किए कि साहब हीमोफीलिया है तो 100% ही होगा, और देखिए मैं लखनऊ से बनवा के लाया हूँ। तो ऐसा नहीं है उसमें। उसके लिए बोर्ड से किसी तरीके की बहस ना करें, क्योंकि बोर्ड को 100 और 60 और 70 लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है कि 60 लिख देगा तो 100 लिखने में उसको 1 अंक बढ़ाने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा उनके काम को समझें, उनकी बाध्यताओं को समझें। तो निश्चित रूप से हीमोफीलिया और पर्नीशियस एनीमिया। इसके अलावा पिछली सरकार में जो कुष्ठ रोगी हैं, लेप्रोसी वाले, उनका तो सरकार ने यहाँ तक विकलांगता का पत्र जारी किया, अगर 1% भी विकलांगता है, 1%, कि अगर कहीं सुन्नता भी है हल्की फुल्की सी, तो भी उनको विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, लिखते हुए कि इनको जो है कुष्ठ रोग है, उसके चलते इनको इतना है, और इनकी विकलांगता का प्रतिशत अगर 5 भी है तो उनको आजीवन जो कुष्ठता निवारण का प्रोग्राम चला था उसके चलते उनको आवास और पेंशन उनका निर्धारित किया गया था, जो बदस्तूर जारी है। जब तक मैं था तब तक तो जारी था, लोग उससे लाभान्वित भी हुए। उनको वहीं गायत्री मिशन जो नैनी में है, कुछ रोग का अस्पताल जो है, वहाँ पर आवास भी दिए गए हैं और पेंशन का भी प्रावधान था। अच्छी खासी पेंशन थी, मेरे ख्याल से उस समय 4-12 हज़ार रुपये महीने था, और अब शायद उसको बढ़ा भी दिया हो, तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड में नहीं हूँ पिछले 1-1.5 साल से। मेरे ख्याल से मैंने बाकी सब कुछ इंक्लूड कर लिया है इसमें। और अगर आप लोगों का कोई समस्या है या आप लोगों का कोई किसी तरीके का प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है इन सब चीज़ों को ले करके, तो आप जो है पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सहज और सरल ढंग से दिव्यांगजन के लिए
विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बताई। अगर हमसे जुड़े हुए किसी भी सज्जन को डॉक्टर साहब से इस संदर्भ में कोई प्रश्न है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो स्वागत है, वे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। बोलिए ओम प्रकाश जी, बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। सर मेरे हिप जॉइंट दोनों बदल गए हैं, आर्टिफिशियल कुल्ला लगा हुआ है दोनों जो हिप में, तो उसको विकलांगता में आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, हाँ सर, मेरे दोनों हिप जॉइंट जो है रिप्लेसमेंट हुए हैं, तो वो विकलांगता में आएगा कि नहीं आएगा? बेसिक विकलांगता दी जाती है इसमें 40%, अगर दोनों बदला है तो। हेलो जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया ओम प्रकाश जी, कि विकलांगता की बेसिक श्रेणी इसमें मानी जाएगी। 40% की विकलांगता धारित करने के लिए आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसरत जहां जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछें। हेलो, जी जी बोलिए। हाँ सर, मेरा जो है सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। सादर प्रणाम। मैं ये चाहती हूँ सर कि मुझे बाहर चलने में बहुत दिक्कत है और मुझे कम नंबर मिला है, 70% मिला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सर मेरा नंबर बढ़ जाए और मुझे बैटरी चालित साइकिल का फॉर्म तो भरे हैं, लेकिन अभी कोई इंफॉर्मेशन, सूचना कोई कुछ भी नहीं। और मुझे जॉब भी पाना चाहती हूँ सर। नहीं तो आपका विकलांगता किस संबंध में जारी हुआ है, आपकी समस्या क्या है? मैं जॉब भी पाना चाहती हूँ सर, मुझे कोई इसरत जहां जी, जो है ज्वाइन करे। इसरत जहां जी, यहाँ पे बात हो रही है विकलांगता प्रमाण पत्र से संबंधित। अगर आपको लगता है कि परसेंटेज कम है, अच्छा, हाँ, तो कृपया आप दिव्यांगता कितनी है आप में डॉक्टर साहब को बताएं, जिससे वो कोई नया मार्ग आपको बता सके। नौकरी की बात बाद में करेंगे, पहले प्रमाण पत्र की बात कर लें। हेलो, हाँ इसरत जी, थोड़ा तेज बोले, बताएं इसरत जी। उनका नेटवर्क मुझे लग रहा अरे नागेश जी इनसे कहो कि वो व्हाट्सएप ऑन करके और डॉक्टर साहब को बात करें, दिखाएं भी, तो ये कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है, तो हो जाएगा। आप अपना वीडियो ऑन कर लें इसरत जी। एक तो आपकी तरफ बहुत अंधेरा आ रहा है, पहले तो कमरे में आप लाइट जलाएं, और किस प्रकार की दिव्यांगता है, कितना आपके पास परसेंटेज है, कितना आप चाहते हैं वो बताएं। नागेश जी मैं बतला रहा हूँ सर, इसमें जान दारागंज में रहती है और चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो पोलियो का नहीं होता है, एक जो है पूरे अलग, एक साइड जो है मतलब हाथ भी और पैर भी, शरीर भी, उनको जो है चलने में दिक्कत होती है, थोड़ा धीमे धीमे चलती है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक वाली मोटरसाइकिल इनको कोई बतलाया है कि जिसका 60% था उसको भी मिल गया और हमें नहीं मिल रहा। तो हमारा या तो विकलांगता पत्र बढ़वा दीजिए या तो मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए इलेक्ट्रिक वाली। तो इसके लिए ये कार्य कैसे बढ़ेगा, ये मेरे परिचित है, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। हेलो जी, कितना परसेंट दिया गया? 20%? जी हाँ, मुझे कितने परसेंट मिला? 70 मिला। तो 70% पे ये जा करके विकलांग कल्याण अधिकारी के यहाँ अपना आवेदन दें। हमारा काम सिर्फ सर्टिफिकेट बनाना है, बाकी फैसिलिटी हम कोई नहीं दे पाते हैं। लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट वो 70 है, और वो जो इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी का क्राइटेरिया रखे हैं 80 से एवं ऊपर। और चलिए ये दिलवाऊंगा, इस तरह तो मैं कहा हूँ कि जो है कोशिश करता हूँ, किसी नहीं तो किसी तरीके से जो है, नहीं हो सकता है कि ना हो पाए, कोशिश अभी जारी। अभी तो बात ही नहीं सब ना रखे हुए। अभी कुछ साइकिल जो है, जब प्रधानमंत्री जी आए
दूसरा कोई सवाल हो तो ले लीजिए। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था डॉक्टर भैया से कि जैसे आप लोग इलाहाबाद में एक ही दिन में सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, दूसरे जनपदों में कई जगह ऐसे है, जैसे अभी प्रतापगढ़ ही जनपद है इस समय मेरी पोस्टिंग वहां पे है, या आप चले जाइए बुंदेलखंड में कई जिले ऐसे हैं कि जहां आज विकलांग एक बार जाएगा मेडिकल के लिए जांच कराने और फिर से उसके दूसरे दिन के बाद ही वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं। मान लीजिए 60 किलोमीटर से कोई विकलांग आया है और एक दिन आज आया और फिर से एक दिन जो है बाद में आया, तो उसको आने जाने में दिक्कत होती है। क्या इसका कोई फाइनली वो है कि नहीं एक ही दिन में दे देना चाहिए या 2 दिन में देना चाहिए, या मनमानी है जिसकी जैसी डफली जैसा जो ढोल वाला? नहीं, देखिए जहाँ कि प्रतापगढ़ में भी सेम डे दे दिया जाता है। देखते रहते हैं। नहीं, प्रतापगढ़ में उसके नहीं दिया जाता है। प्रतापगढ़ के अलावा भी अन्य कई चीजें हैं, देखते रहते हैं। हाँ, मतलब अभी सर्टिफिकेट की बात हो रही है ना। जांच भी करवाना होता है, हो जाता है। यहाँ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा। हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही भैया। मैं ये कह रहा था कि आखिर क्या शासनादेश है, एक दिन में ही दे देना चाहिए या जब मर्जी करे डॉक्टर के ऊपर, इच्छा के ऊपर, सीएमओ के इच्छा के ऊपर है, चाहे 4 दिन बुलाए चाहे उसी दिन दे दे? नहीं, देखिए ऐसा है, कितने दिन को देना ऐसा पूरे गाइडलाइन नहीं है। वो सिर्फ मतलब जनता जो आ रही है तो खुद ही एक तो क्षमताओं से जूझ रही है अपनी, तो एक मानवीय दृष्टिकोण से बनाया गया मंडल हेडक्वार्टर है, यहाँ पर सारी जांचें हो जाती हैं। कुछ जांचें हैं जिसमें उसमें एक का प्रॉब्लम है उसको भेज दिया जांच के लिए, तो उसका फिर अग्रिम जो अगला डेट आएगा उसमें बनेगा तो वो रिपोर्ट लेके आएगा, तो लेकिन उस दिन अगर रिपोर्ट उसकी रहेगी तो उसको उस दिन मिल जाएगा, ये पक्का है। नहीं, यहाँ तो जो प्रतापगढ़ का तो ये सिस्टम आपको बता रहा हूँ, तो सबको बोल देते हैं दूसरे दिन के बाद जो है आके ले जाइए, क्योंकि सीएमओ का और उसका सिग्नेचर जो होगा वो एक दिन बाद होगा या रात में होगा, तो इसके कारण विकलांगों को दिक्कत होती है जो है। नहीं, अब तो देखिए कि जांच हो जाने के उपरांत तरीके से जब पूरा बोर्ड सहमत तो तब इसको करें। ये तो करने वाले की बिल पे है, वो देना भी दे सकते हैं। आदमी जो है गया वो आगे 10 सर्टिफिकेट हो गया, भेज दिया सीएमओ के पास, उसने साइन कर दिया, आवाज दे करके बाहर का डॉक्टर साहब। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हमारा रेलवे रियायत पत्र बना था 15 साल के लिए, अब वो अवैध हो गया है। हाँ, हेलो, तो उसको फिर कैसे सही कराएंगे? मेरा रेलवे प्रमाण पत्र जो है 15 साल के लिए बना था, अब वो अवैध हो गया है, तो फिर कैसे बनेगा? वो रजिस्टर्ड नहीं था इसलिए उसको अवैध कर दिया गया है। अब आपका आप दोबारा से अपना सर आज आवाज साफ नहीं आ रही है, पुराना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सर आवाज जो है कंफर्म नहीं आ रही। हेलो, थोड़ा सा आवाज, बाकी लोग अपने आप को म्यूट, बाकी लोगों को तो म्यूट करें। आप फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट जो है 15 साल हो गया, इसलिए उसको अवैध कर दिया, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, रियायत पत्र जो बना था, रियायत रेलवे रियायत पत्र सीएमओ ऑफिस से बना था, अब उसमें था कि इस वर्ष से आपको 15 साल बाद जी रेलवे रियायत पत्र बना था,
विकलांगता अब वो उम्र जो है वो ज्यादा हो गई है, 35 वर्ष हो गया है, तो परमानेंट के लिए कैसे करेंगे? पूरी बात समझ, आपका विकलांगता प्रमाण पत्र बोल दिया अवैध है, या आपका सर्टिफिकेट जो आपका कंसेशन का था वो अवैध है? नहीं, रेलवे रियायत प्रमाण पत्र अवैध है। प्रमाण पत्र अवैध? रेलवे हाँ, रिवायत उसमें वो डेट बढ़वाना है, जैसे मन था वो, तो 15 साल के बाद 15 साल के बाद वो खत्म हो गया, उसका डेट बढ़वाना है, तो कैसे बढ़ेगा? तो फिर से आपको उसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, हड्डी रोग चिकित्सा के, जहाँ रेलवे पास का बनाते हैं सर्टिफिकेट अपना लेकर। और जहाँ जो है प्रभात बोल रहे हैं क्या? प्रभात चंद्र कौशाम्बी? नहीं, ओम प्रकाश देवरिया। अच्छा ओम प्रकाश भाई, आपका जो है सीएमओ सर्टिफिकेट जहाँ बनता है, तो जरूरी नहीं है कि रेलवे पास का भी जो है सर्टिफिकेट वही बने। इस कारण से आप पता लगाएंगे कि वहाँ के किस हड्डी डॉक्टर को जो है वो किया गया है बनाने के लिए, आप वहाँ उनको लेके जाएंगे, वो फिर से सीधे बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है रेलवे वाले में, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और उसको लेके अब आप इस समय डीआरएम ऑफिस में जाइए, 15 साल वाला सिस्टम गया, डीआरएम ऑफिस में जाके रेलवे स्मार्ट कार्ड बनवाएंगे, वो जो है 5 साल के लिए बना रहे हैं। रिन्यूअल उसको जो है फिर से कराने के लिए भी वैसे ही दौड़ा रहे हैं, उसमें लिखा पढ़ी चल रहा है कई संगठनों का। जी जी, धन्यवाद। हेलो, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ भैया। हेलो। हाँ प्रभात बोलो। भैया सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए भैया, मैं ये कह रहा था, जैसे अगर हैंडीकैप सर्टिफिकेट खो गया है तो उसको बनवाने की प्रक्रिया क्या है, दूसरा अगर बनवाना हो तो? हाँ ठीक है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। मैं अगर आपका प्रमाण पत्र हो गया है तो आपको अपने संबंधित थाने में एक FIR करना होगा। आप जी सर। प्रमाण पत्र है, अगर उसका कोई फोटोकॉपी आपने संभाल के रखा है तो ठीक है, और अगर नहीं है, अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो वो एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच कर दें, नहीं तो FIR की कॉपी, प्रार्थना पत्र, सीएमओ तत्कालीन जी आप लिखें कि महोदय मेरा प्रार्थना प्रमाण पत्र फला तारीख हो गया है, इसकी प्रारंभिक सूचना मैंने थाने में दे दी है, जिसकी रसीद संलग्न है, नया प्रमाण पत्र बनवाने। अच्छा, थैंक यू सर। प्रभात आपका कौशाम्बी है कि इलाहाबाद? कौशाम्बी है भैया, कौशाम्बी है। सर्टिफिकेट तो कौशाम्बी से बनवा रहे हैं? जी जी जी। नौकरी कहाँ चल रही? वहीं पे कौशाम्बी में ही? आजमगढ़ में, आजमगढ़ में। अच्छा, तो ऐसा देश नारायण जी, आपने जो पूछा था समय सीमा के बारे में, क्या वहाँ कुछ बोल सकता हूँ? जी बोले। मैं सोनू बोला हूँ दिल्ली से, और मैं जो विकलांग सर्टिफिकेट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा विकलांग अधिकार अधिनियम आया है अभी, उसके अंदर प्रावधान है कि 7 दिनों के अंदर कम से कम ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों में देना चाहिए जो दृश्य विकलांगता है, इसका ज्यादा टेस्ट नहीं होना, डायग्नोसिस नहीं होना। दूसरा, भारत सरकार आयुक्त विकलांगजन का भी एक आदेश है, CIC का भी एक आदेश है, कोई भी CMO को ज्यादा लटका के रखना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों के लिए, जो विकलांग अधिकार अधिनियम आया है उसके अंदर अनेक्सर के तौर पे फर्स्ट, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 और फॉर्म 4, ये 4 ऐसे फॉर्मेट दिए गए हैं, प्रारूप दिए गए हैं, जिसके तहत 23-22 जो विकलांगताएं हमारी नई हैं, किस विकलांगता का किस सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनना है, उसको क्लियर गाइडलाइन दिया गया है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस भी विकलांग साथी का जो सरकारी नौकरी करना चाहता है या एग्जाम देना चाहता है, भविष्य में समस्या ना हो, तो वो विकलांग व्यक्ति उन अपनी विकलांगता के अनुसार अपने उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नया बनवा ले, और उसको बनवाने के लिए UTID की वेबसाइट की भी सहायता लिया जा सकता है। इसमें जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका जिला कार्यालय आपको वो सर्टिफिकेट देगा, और ध्यान रखने वाली बात यह है, जो आपकी विकलांगता है उसके अनुसार वो सर्टिफिकेट
होना चाहिए। कल को अगर कोई समस्या होती है तो जब नौकरी के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब बहुत बड़ी आपदा बन सकता है। सोनू भाई, जो आप बात कह रहे हैं ना कि 7 दिन में देना चाहिए, यहाँ बात ये हो रही है कि एक ही दिन में क्यों नहीं देना चाहिए। यदि आप सोमवार को बुला रहे हैं तो इलाहाबाद का विकलांग सर्टिफिकेट का जो बोर्ड बैठा है वो दे रहा है एक ही दिन में। मान लीजिए कोई लड़का जो है 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से आ रहा, सुबह जो है 5 बजे भोर में निकलता है, तब जाके 10 बजे पहुंचता है, किसी तरीके से आ रहा सर्टिफिकेट बनाने, आप जो है वहीं बैठे हैं, आपकी ड्यूटी है, उसी की तनख्वाह ले रहे हैं। तो इलाहाबाद का डॉक्टर यदि दे रहा, बोर्ड दे रहा, तो आप बाधा के क्यों नहीं देंगे? आप हमीरपुर का क्यों नहीं देंगे? आप प्रतापगढ़ का क्यों नहीं देंगे? उस विकलांग की मजबूरी क्यों नहीं समझते हैं? यहाँ पहले जो है डॉक्टर भैया बैठे हैं आपके सामने, ये मेडिकल बोर्ड के जो है जब तक यहाँ पे थे किसी विकलांग को दिक्कत नहीं होती थी, और इसके पहले जो है विकलांगों से ही उल्टा ये लोग हलफनामा मांगते थे। मैं लड़ा कि हमें ये बताइए आखिर विकलांग क्यों लिख के दे कि आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है? अब सादे कागज पे लिखवाइए। एक विकलांग यदि 100 रुपए का देता है, उसको 10 बार यदि सर्टिफिकेट बनवाना है, खुदा न खास्ता ये लोग कहे कि कई बार बनवाते हैं। मैं बोला कई बार सर्टिफिकेट बनवा के क्या करेंगे? मैं डीएम से लड़ गया। मैं पूछा कि हमें ये बताइए, जब पेंशन एक ही सर्टिफिकेट पे मिलेगा, नौकरी एक ही सर्टिफिकेट पे मिलेगा, आखिर 10 हम सर्टिफिकेट बनवा के करेंगे क्या? हम हलफनामा क्यों दें? या तो आप हलफनामा का जो है यहाँ रख दीजिए, हमसे सिग्नेचर करा लीजिए। तो ये लोग उसी समय से माफ कर दिया कि नहीं जो है कोई हलफनामा का नहीं होगा, कभी कोई ऐसी चर्चा नहीं आएगी। अभी आज तक नहीं जो है कभी हलफनामा मांगते हैं, बहुत दूसरे जिले में हलफनामा मांगते हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि यदि इलाहाबाद में एक दिन में जो है सर्टिफिकेट मिल जाता है, अन्य दूसरे जिले में जो है क्यों जो है आप 2 दिन दौड़ाएंगे? वो तो एक अलग मैटर है कि जो विकलांग है या जिसका सीएमओ सर्टिफिकेट में नहीं ये लोग दूसरे जगह भेजा, वहां से रिपोर्ट आएगी तब बनेगा, वो 2 दिन दौड़ाए, उसकी बात एक समझ में आता है। लेकिन जिसका नॉर्मली आप जानते हैं दोनों हाथ से विकलांग है, दोनों पैर से विकलांग है या हाथ कटा हुआ है, जब एक ही दिन में बन जाएगा सर्टिफिकेट, तो सीएमओ की जिम्मेदारी है ना। अपने नहीं यदि सिग्नेचर कर रहे हैं तो ड्यूटी सीएमओ को जो है वो चार्ज दे के जाए, उसको भी नहीं दे पाते जा रहे हैं तो जो बोर्ड का इंचार्ज होता है उसको दे के जाए। ये यहाँ बात चल रही है सोनू जी। यहाँ जो है 2016 इसमें मेरा विचार ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारा डिमांड है कि एक दिन में बनना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा दृश्य विकलांगता जो तुरंत दिख रही है, जैसे आप कह रहे हैं हाथ में समस्या है, पैर में समस्या है या आंखों में समस्या है, जिसका उन्हें टेस्ट नहीं कराना, उसको तुरंत देना चाहिए। जहाँ तक हलफनामा की बात है वो गैर कानूनी चीज है। अगर कोई अधिकारी कोई कर्मचारी हलफनामा मांगता है उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के प्रावधान के अकॉर्डिंग कंप्लेन भी किया जा सकता है। वो तो गैर कानूनी है कोई हलफनामा मांगता है। वही बात हो रही। डॉक्टर भैया का सुने आप जी। भैया अभी इन्होंने जो कहा कि जैसे जो सामने जिनका विकलांगता दिख रहा का मतलब एक्चुअली प्रेजेंट जो दिख रहा है, बहुत ज्यादा मैलेंगरिंग है। आँख में कान वालों के केस में लोगों को खूब अच्छे से सुनाई देता है, वो ऐसे बन जाते हैं। इसलिए ये सब स्पेसिफिक जांच होती है और उस जांच के लिए उसमें हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसमें यह है जो जांच का रिपोर्ट कहेगा उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, और उस जांच का रिपोर्ट का एक कॉपी कि भविष्य में अगर फ्रॉड भी किया तो हमारे पास रहे कि साहब ये डॉक्टर साहिबान ने रिपोर्ट दिया था कि इसको दोनों आँख से नहीं दिखाई देता है। हमको क्या है साला दोनों आँख से दिखता भी हो ना आदमी को, तो भी वो लिया है कि ये अंधा है तो हम बना देंगे। हमको नहीं देखना, हमको रिपोर्ट चाहिए। क्योंकि कान वाले में बहुत फ्रॉड होता है कि लोग जाते हैं और एक्चुअली में विकलांगों का हक मारते हैं। ऐसे लोग जाते हैं, ये लोग वहाँ पर अपना कान की जांच कराते हैं, वहाँ डॉक्टर को किसी तरीके से खुश करते हैं, तो जांच कर रहा होता है वहाँ से सर्टिफिकेट ले आते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिससे हम जांच सकें कि ये रिपोर्ट गलत है या सही है, सिवाय इसके कि हम दूसरी जगह से फिर से जाँच कराएं। तो उसमें अक्सर चीज़ें चढ़ जाती हैं, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि हम लोग को भी लगता है चलो रिपोर्ट आ गया, इसका फोटोकॉपी रख लेते हैं अपने पास रिकॉर्ड के लिए, कल को मेरे ऊपर उंगली ना उठे, और उसको बना दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें यह है कि अगर कोई आदमी कह रहा है मैं ब्लाइंड हूँ, उससे हम नहीं मांग सकते कि हाँ भाई तुम ब्लाइंड हो, या कोई कह रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो हम नहीं मांग सकते कि नहीं आपको सुनाई नहीं दे रहा। बहुत सारे क्लिक टेस्ट होते हैं, हम लोग तो चुटकी में जान जाते हैं कि मैं रिंगर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये थोड़ा बहुत वो जितना हाथ करके डिफॉर्मिटी है वो तो सेम डे मिल ही जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई किसी तरीके की रोक नहीं।
कोई बाध्यता नहीं है कि जब सामने दिख रहा है तो सामने देख करके बनाना है। बोर्ड में आपका एक आंख का डॉक्टर, एक कान नाक गले का डॉक्टर, एक हड्डी का डॉक्टर, एक मनोरोग चिकित्सक और एक आपका, अब तो यहाँ के सीएमओ साहब पता नहीं दूसरे जिलों में है या नहीं, यहाँ के सीएमओ साहब ने ऑथराइज कर रखा है एक एडिशनल सीएमओ को, जो विकलांग प्रपत्र में साइन करने के लिए जिसको आधिकारिक मान्यता है वो साइन कर सकते हैं उसमें विकलांग प्रमाण पत्र में। अरे चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं, उनको भी रख दीजिए सामने। वो तो नागेश भाई पढ़ पाएंगे सर, या तो पवन, मेरे को नहीं दिख रहा है। नागेश, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया लग रहा है। अच्छा, इसके पहले भी मीटिंग चल रही थी। और किसी साथी को यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो, एक कोई आस्था कुमारी है, लिख रही है जी कि प्रणाम सर, हमारा नाम आस्था कुमारी है, हमने 10 साल से आर्थराइटिस हमें हो गया है, जिससे हम कमर से बेंड हो गए और दर्द भी हमेशा रहता है। सर डॉक्टर साहब अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। सर हमारे पापा मजदूर हैं, फिर भी लगभग इलाहाबाद में सभी जगह इलाज कराए पर कुछ नहीं हुआ। प्लीज सर, क्या हम ठीक हो सकते हैं? और हमें आप लोगों की हेल्प भी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से इलाज करने की वजह से आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। प्लीज सर, इस बेटी की प्रार्थना पर अवश्य ध्यान दीजिए। ऐसा है, अच्छा, जिसे दुर्भाग्य कह सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जानलेवा नहीं होती हैं लेकिन तकलीफ बहुत देती है। दुर्भाग्यवश आपको उसी तरीके की समस्या है और शायद शुरुआत से लेके अब तक ये आप जिस स्थिति में पहुंच गई हैं, तो या तो आपको उचित सलाह नहीं दिया या आप किसी ढंग के डॉक्टर से नहीं मिली, नहीं वो आपको आपकी बीमारी का जो सही रूप है, एग्जैक्ट नेचर है, वो तो बता देता। इस इलाज के साथ साथ आपको और क्या करना है कि आपके जोड़ जाम ना हो, आपके जोड़ कमजोर ना हो। लेकिन अब वो समय निकल चुका है, तो उसके लिए फिर मैं और बहुत, इसमें रिवर्स कुछ नहीं होता है। जो आपको तकलीफ है वो वापस नहीं आ सकता, जैसा पहले था वैसा वापस नहीं आ सकता। जितना खराब हो गया है अब उससे और ज़्यादा खराब ना हो, इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। तो आप मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल में हड्डी के डॉक्टर को संपर्क करें, उनसे पूछें स्पेशली कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये आगे और खराब हो। बाकी जितना डैमेज हो चुका है वो अब वापस रिवर्स नहीं हो। सॉरी। एक सुनीत ओझा का प्रश्न है, डॉक्टर साहब। सर नमस्कार, सीपी के कारण दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित हैं, तो उनका प्रमाण पत्र में प्रतिशत कितना होना चाहिए? कितना प्रभावित है, वो चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, इस पे निर्भर करता है। सुनीत ओझा बताइए। वो लाठी लेकर चलते हैं सर, बहुत झिमते चलते हैं, बहुत धीमे धीमे, बड़े परेशानी से चलते हैं। नहीं तो उसमें यह है कि अगर मेंटल लेवल उनका ठीक है, मतलब अगर बौद्धिक क्षमता उनकी सही है, सीपी की वजह से बौद्धिक क्षमता भी गड़बड़ हो जाती है। अगर उनका बौद्धिक क्षमता ठीक है तो ये अंडर 100 ही रहेंगे। नहीं तो उनका बौद्धिक क्षमता तो बहुत अच्छा है, अध्यापक है इस समय जो है दिल्ली में। बढ़वा के करें क्या? एक पवन कुमार है रायबरेली से, इनका प्रश्न है कि रायबरेली में एक बहन है जिसकी लंबाई तो कम है, साथ ही में हाथ और पैर की मांसपेशियां काफी कमजोर हैं। मसलन आधी बाल्टी पानी भी नहीं उठाकर चल पाती। हथेलियां भी बच्चों के समान छोटी छोटी हैं। उम्र लगभग 42 साल है। क्या सर्टिफिकेट बन सकता है? बिल्कुल बन, जाएं संपर्क करें टीम ऑफिस।
सर मेरा एक जो क्वेश्चन आस्था था। का क्वेश्चन था, जरूर डालिएगा उसमें, और प्लस हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो, डॉक्टर भैया, हेलो। मैं ये कह रहा था जो आस्था का क्वेश्चन था, और आस्था ये चाह रही है कि नारायणी सेवा संस्थान जो उदयपुर में है, क्या उनका ऑपरेशन वहाँ संभव है? इसका ऑपरेशन होता है? ऑपरेशन तो होता है, लेकिन अगर पूरी तरीके से झुक गया है, अगर रीढ़ की हड्डी बेंड हो गई है, तो वो सीधा करने में कुछ कमजोरी पैरों वगैरह में आती है। ये शायद अगर उन्होंने वहाँ संपर्क किया होगा तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया होगा उनको कि अगर ये ऑपरेट किया जाए तो कुछ आ सकता है कमजोरी भी। नहीं, अभी वो वहाँ गई नहीं है, वहाँ हम ही लोग को लेके जाना है, पहुंचाना है जो है उदयपुर में। तो इनका मतलब कहना था कि तो क्या सही हो सकता है, ये पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि विकलांगता उनकी रीढ़ की हड्डी के स्तर पे है कि कूल्हे के स्तर पे है कि घुटने के स्तर पे है, ये पता होना चाहिए ना पहले। वो मतलब हर हड्डियों में जो प्रॉब्लम है कि कमर से एकदम से छूट गई है, बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे वो बेल्ट उनका झुक गया है और अब सीधा नहीं हो पाती, इसीलिए या तो कुर्सी में बैठी रहती है या रूम पे किसी तरीके से बिस्तर पे लेटी रहती। मतलब जैसे अगर चलती तो 90 डिग्री आगे बेंड रहती कमर से। हाँ, एकदम से जी। हाँ, इससे सर्जरी करते हैं लोग, इस पे स्पाइनल सर्जरी, उसको स्ट्रेट करके फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जांच वगैरह सब होगा, MRI वगैरह, तो वो सब करने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि हाँ इसमें सर्जरी करना है कि नहीं करना है। ये तो बहुत मतलब सुपरफिशियल बात हो गई कि ऐसे है तो सर्जरीज होती हैं, लेकिन पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ध्यान में रखा जाता है कि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा करने। तो अगर माइनर होता है तो कर देते हैं, अगर ये लगता है कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो उसमें बता देते हैं, डिसीजन छोड़ देते हैं बिल्कुल फैमिली पे। वो कहेंगे हाँ कर दो तो कर देंगे, वो कहेंगे नहीं रहने दीजिए तो आप। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है, राजेंद्र जी हैं अपने, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस टू चैलेंज फॉल्स रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय एनी डॉक्टर। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। प्रोफेसर हैं। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, एक्सरे, MRI, क्या फॉल्स रिपोर्ट ऑफ व्हाट? राजेंद्र जी। जी सर, जी सर। राजेंद्र जी हैं तो बात करिए। जी सर, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो हियरिंग के केस में जो डॉक्टर जैसी रिपोर्ट दे देता है उसको आधार बना के हम जो है सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, तो आपने ये भी बताया कि कई बार वो सेटिंग करके गलत रिपोर्ट दे देते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ उस रिपोर्ट को चैलेंज करने का प्रोसेस क्या है, और उसमें आपके जो मेडिकल एक्ट जो भी कोड ऑफ एथिक्स है उसके अकॉर्डिंग उसमें सजा का क्या प्रावधान है? हाँ, ऐसा है कि जैसे किसी ने फॉल्स रिपोर्ट किया तो अगर मुझे उस पर शक है, ठीक है ना, उससे हम लोग कुछ क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट होते हैं फ्रॉम द डे वन। जैसे कान वालों को यूं पकड़ लेते हैं हम लोग, आदमी ध्यान भी नहीं देता, सबकॉन्शियस लेवल पे खाली एक चुटकी मारते हैं, वो इधर उधर कर देता है कान अपना। तो उसमें अगर रिपोर्ट उसका आता है कि इसको कोई ग्रॉस प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या करवाते हैं दूसरे सरकारी अस्पताल से, और नॉलेज में ये बात डाली जाती है और इनडायरेक्टली उसको बोला जाता है कि दिस फर्स्ट डॉक्टर इज गोइंग टू बी ट्रैप्ड, इसलिए जो है डॉक्टर साहब आप सही रिपोर्ट दे दीजिए जो है, तो उससे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा काम हो जाता है, वहाँ पे सही रिपोर्ट आ जाती है। और नहीं, ये तो बात ठीक है, आपने उसको मतलब उसके संज्ञान में ला करके उसको महसूस करा दिया कि भाई आपने गलत रिपोर्ट दी है, लेकिन तो बार ही ऐसी समस्या का मतलब एक बार भी उसने गलत रिपोर्ट दी है तो वो गड़बड़ किया, उसका सजा का प्रावधान बताइए और चैलेंज हम उसको कैसे करें? वो देखिए ऐसा है, मैं वहाँ किसी को पनिश करने के लिए नहीं बैठा हूँ बोर्ड में, ठीक है ना,
मैंने एक भेजा, उसने मेरे पास भेजा और उसने मेरे क्लिनिकल असेसमेंट और रिपोर्ट में अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, मतलब मेरी रिपोर्ट में मेरा क्लिनिकल असेसमेंट ये कहता है कि नहीं इसका विकलांगता जो है 30% है, और उन्होंने बना के भेज दिया कि नहीं इसकी विकलांगता 100% है, तो दैट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। उसमें हम फिर तो सेकंड ओपिनियन मस्ट है, हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं, पहले जो मंडल अस्पताल है वहाँ, फिर मेडिकल कॉलेज से सेकंड ओपिनियन लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं कि भाई अब ये करा के आइए। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इस लेवल पे जाते ही नहीं है, वो वापस नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम फंस जाएंगे, इसमें ट्रैप हो जाएंगे, और उसके बाद भी अगर दूसरी रिपोर्ट डॉक्टर के अगेंस्ट आती है तो इसकी सूचना उसके जो बॉस होती है दिया जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने फॉल्स रिपोर्टिंग किया है एक्शन जो है वो लिया जाए, उसमें डायरेक्टली हम इन्वॉल्व हो नहीं सकते। डॉक्टर साहब मैं इसमें एक बात और पूछना चाहूंगा राजेंद्र जी की बात में। मैं विजय शंकर शर्मा हूँ। मान लीजिए कि उसकी किसी भी गलत रिपोर्ट के आधार पर या फिर किसी भी सेटिंग के आधार पर मान लिया कि एक आदमी को एक सर्टिफिकेट जारी हो गया विकलांगता प्रमाण पत्र जो सीएमओ ने जारी किया, अब वो उसको लेकर के एक जगह पहुंच गया नौकरी पाने या कहीं एडमिशन लेने के लिए, और हम उससे वहां पे चैलेंज करना चाहते हैं, मैं एक एडमिशन लेने बैठा हूं या नौकरी देने बैठा हूं, तो इमीडिएटली बात ये आती है कि आप सीएमओ के सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं कर सकते, तो मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर क्या एक सीएमओ के सर्टिफिकेट को दूसरा सीएमओ चैलेंज कर सकता है, या उसका कोई और ऊपर का लेवल है? ये बस थोड़ा सा इसमें आप प्रकाश डाल सके सर। वो हियरिंग वाले में एक केस आया था चित्रकूट में ऐसा। जी सर तो सर जो बता रहे थे चुटकी वाला, ये हम लोग चित्रकूट में ऐसे ही किया करते थे सर, और जो देखने वाले आया करते थे उनसे भी ऐसे ही किया करते थे, भाई अपना नाम लिखो या ऐसा कुछ लिखो, लेकिन फिर भी मान लीजिए उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसके केस में हम लोगों का या आप लोगों की बोर्ड का या फिर सीएमओ का या उसके ऊपर के लेवल का क्या काम है सर, प्लीज? देखिए ऐसा है, अगर इस तरीके का कोई प्रकरण आपके संज्ञान में आता है तो, और आपको शक भी है, तो आप उसके सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी आपके पास तो डॉक्यूमेंट में होता ही है, तो आप जो है सिर्फ एक लेटर जिले के सीएमओ को लिखेंगे कि जिस तरीके से ये सर्टिफिकेट मुझे लगता है कि जो है तो सीएमओ जो है उसके घर सम्मन करेगा उस कैंडिडेट के घर, और उसको री एग्जामिन करेगा पूरा बोर्ड बैठ के, क्योंकि वो इस चीज का एक एडवांटेज ले लेता है बोर्ड कि जब ये आया था तब क्या था और आज क्या, कि आज अगर उसका विकलांगता का प्रतिशत जो है, कुछ चीजें होती हैं जैसे बोर्ड की बात होती है, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ, पहले भी यहाँ के बोर्ड में बहुत कुछ होता रहा है, आदमी सीधे 5,000 रुपए लेके आता था और ऐसे रखता था डॉक्टर के पास कि ये सर्टिफिकेट बनना है, इस तरीके से काम होता रहा है यहाँ पर। तो मैं सिर्फ अपनी पर्सनल बात कर ये मैं तो नहीं देखा था यार। रूल्स जो है पालक उसमें कोई रूल नहीं बनाया है सरकार ने, लेकिन सबको अथॉरिटी दिया है, जिसको भी शक है वो चैलेंज कर सकता है, मांग कर सकता है। डिपार्टमेंट सीएमओ से इस तरीके से प्रमाण पत्र की सत्ता निर्धारित की जाए कि वर्तमान में जो है ये है या नहीं है, और नहीं है तो सब कैसे जारी होना चाहिए, उसका जवाब अधिकारी दिया जाता है। ये पालक कालिया का एक प्रश्न है, पालक कालिया कर लीजिए। पालक कालिया जी बोलिए। पालक कालिया नहीं सुन रही है? पालक होगी। अच्छा, तो एक संदीप है, उनका एक प्रश्न है, संदीप थेग्रेट। संदीप थेग्रेट एक प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ। हेलो जी हाँ बोले। हाँ सर, एक्सीडेंट के दौरान मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो सर उसमें एक नस चली गई थी, सीपीएन नर्व चली गई थी, तो सीपीएन नर्व जाने से फुट ड्रॉप हो गया है, तो पैर
लटका रहता है, तो मेरे को चलने में जो है पैर को उठा के रखना पड़ता है। मैं सफिशिएंट मतलब दौड़ भी नहीं सकता, और मैं चलने में भी मुझे दिक्कत होती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर कितना परसेंट लगभग बन सकता है सर? हाँ, फुट ड्रॉप में 40% आपको अवार्ड हो जाएगा। जैसे लिगामेंट भी ब्रेक है, पैर की फ्रैक्चर हुआ तो पैर पहले से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, बहुत वीक हो गया है। और जैसे वो कितना डैमेज हुआ है वो फुट ड्रॉप का 40% प्लस जो आपका जो डैमेज होगा वो क्लिनिशियन वहाँ पे असेस करके आपको दे देगा। लेकिन फुट ड्रॉप कम से कम 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। 6 महीने के अंदर वाले फुट ड्रॉप जो हैं उनको कंसीडर नहीं करते हैं। ये माना जाता है कि वो पैसे उसके जो है वगैरह से काफ़ी हद तक आ जाते हैं। 6 महीने के बाद ये माना जाता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। हालांकि करेक्टिव सर्जरीज होती हैं फुट ड्रॉप में, लोग बाद में करवा लेते हैं, लेकिन सरकार का गाइडलाइन है कि फुट ड्रॉप है तो 40% आपको अवार्ड किया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सोनू भोला का एक प्रश्न है। सोनू भोला हो तो अपनी प्रश्न करिए अपना। जी सर, क्या है, हम दिल्ली में देखते हैं कि 32 हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट बनता है, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको होता है। तो दिल्ली में न्यूरोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो हर एक हॉस्पिटल में नहीं होते, तो मोस्टली रश होता है इबास के ऊपर। तो दिल्ली सरकार ने एक नियम बनाया, एक मीटिंग करके मिनट्स बनाया कि अगर कोई प्रार्थी है और वो प्राइवेट या NIMH से IQ टेस्ट करा के ले आए तो उसको संबंधित जो जिले का अस्पताल है वो CMO सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान यूपी में है जो CP स्पेशली जो CP है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी या इस तरह की जो विकलांगता है जो मस्तिष्क संबंधित है उसको भी सर्टिफिकेट जल्दी दिया जा सकता आ गए हैं अंडर में। ये तो बस एक वहाँ हमारा बैठा है साइकेट्रिक महेश। हाँ, CP के केसेस में कंफर्मेशन जरूरी होता है। वो ऑर्थोपेडिशियन भी दे सकता है और न्यूरो वाला भी दे सकता है। तो हम लोग एडवांटेज लेते हैं कि CP का बच्चा अगर है, देखने में सामने समझ में आ जाता है, तो अगर उसका IQ वगैरह का इशू होता है तो IQ टेस्ट हम लोग साइकेट्रिस्ट के यहाँ से करवाते हैं जो हमारे यहाँ सरकारी हैं, और उसके बाद उसको अवार्ड कर दिया जाता है। हम लोग न्यूरो का भी बहुत ज़्यादा वो लेना उसमें जरूरत नहीं समझते, न्यूरो का भी जरूरत है और उसको मानती है गवर्नमेंट। पवन सर, जो CP के अलावा जो डिसेबिलिटी हो, जो मस्तिष्क से संबंधित होती है, अब अगर न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें निश्चित रूप से न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन का ओपिनियन मस्ट। पवन कुमार का एक क्वेश्चन है, पवन कुमार हो तो पूछ लें। हाँ सर, सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। सर, हमारे रायबरेली में एक लालगंज एरिया, वहाँ की एक बहन है, उनकी हाइट जो है 121 सेंटीमीटर है और उनके हाथ। ये तो प्रश्न हो चुका है, ये प्रश्न हो चुका है। हमें नहीं डाला सर, अभी उत्तर नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो डार्फ का तो नए प्रोविजन में है, देखो भागचंद ने लिख भी दिया उत्तर। यहाँ पर CMO ऑफिस पे जाने पे जो है कहते हैं कि तुम्हारा इसमें है नहीं। वो बहन कई बार जा चुकी है वहाँ पे, तो क्या कोई इसका स्पेशल कोई शब्द है जिसका मतलब ले जाके वहाँ दोबारा ट्राई करें हम? नाम इसलिए मेरे पास खड़ा होगा जो 3 जो कुछ पेज का है आर्टिकल क्या क्या चीज आती है में, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उस पर चले जाएंगे, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। अच्छा, ये भागचंद कुछ कहना चाहते हैं, भागचंद बोलिए। हाँ जी सर, मैं वही कह रहा था कि ये जो भोला ने अभी प्रश्न किया था तो उस संदर्भ में पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में ये कहा था ऐसे केस को बेसिकली RML है, राम मनोहर लोहिया, जो कि हैंडल करता है सर के लिए अगर जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है और NIMH से अगर उनका असेसमेंट हुआ है तो ऐसे केस को सर्टिफिकेट बना देते हैं। ये फाइनल डिसीजन लिखा होता है, ये डिसेबिलिटी टेम्परेरी है या परमानेंट। पहली बात, अगर ये डिसेबिलिटी गोइंग टू बी तो उससे अवार्ड हो जाएगा। ये चीज क्लियर कट बात, जो भी सर्टिफिकेट उसमें नहीं लिखा होता है तो वापस कर दिया जाता है ऊपर से, जाइए लिखवा के लाइए कि योर डिसेबिलिटी वेदर परमानेंट और टेम्परेरी। अगर वो है कि हाँ ये डिसेबिलिटी परमानेंट है तो बना दिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ
होता क्या है, जब उनसे ये जवाब मांगा जाता है तो आपको रेफर कर देते हैं न्यूरो या न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन या संबंधित साइकियाट्रिस्ट के पास, जहाँ पे आप फिर ट्रैप हो जाते हैं और चक्कर लगाते हैं। क्योंकि अथॉरिटी जो है वो फाइनली उन्हीं को दी गई है। सरकार तो आजकल डॉक्टरी भी बहुत सारे लोगों से करवाने लगी है, वो लोग डॉक्टर थोड़ी हो जाएंगे। वंदना यादव का एक प्रश्न है, वंदना यादव करिए। वंदना यादव, वंदना यादव सुन रही हैं? वंदना अनम्यूट कर लो ना अपना। और पालक कालिया हो तो उनका भी एक प्रश्न है। अब इसके बाद ये प्रश्न का सेशन पूरा हो जाएगा। सर मैं भी कुछ पूछ रही थी। माया माया हेलो, बोलिए, वंदना बोल रही हैं? नो सर, माया बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी आप सर, नमस्ते। मेरा एक भाई है, तो वो जन्म से ही उसकी एक आंख नहीं है। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके आंख एक फोड़े के नुमा हुआ था, तो उनको ऑपरेशन करा गया। जब ऑपरेशन किया गया तो उसके अंदर की आंख ही नहीं थी। तो क्या इसका कुछ प्रावधान हो सकता है, ये आंख लग सकती है? दूसरी आंख ठीक है सर? उनकी दूसरी आंख एकदम ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ, दूसरी आंख बिल्कुल। दूसरी आंख अगर एकदम ठीक है, वो देख पाते हैं, तो उनको प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाएगा। ओके ओके ओके। और उसकी आंख बन सकती है? ये तो आंख वाले डॉक्टर बताएंगे, ये हमारे क्षेत्र के बारे। ओके, थैंक यू। वो आंख वाले डॉक्टर को दिखाइए। अब तो बहुत तकनीकी बढ़ गई है, कुछ न कुछ इंतजाम हो सकता है। और ये वंदना है अभी? वंदना, प्रणाम सर, हम अष्टा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर वो अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम अपना सुन नहीं पाए सर। डॉक्टर साहब ने जो हमें थोड़ा आर्थराइटिस की बीमारी सर हो गई है, तो उससे हम बहुत बेंड हो गए हैं, तो मुझे चलने में और मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या सर उसका कोई इलाज हो सकता है? पापा तो पूरे इलाहाबाद में इलाज करा चुके, कुछ भी फायदा नहीं हुआ हमें। तो मतलब मुझे ज्वाइंट में कहीं भी मतलब पेन शुरू हो जाता है। एज कितना है आपका? हमारा 28 है सर। देखिए ऐसा है, कुछ बीमारियां हैं जिस ट्रीटमेंट तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, लेकिन जॉइंट का मोबिलिटी बना रहता है। बहुत मिनिमम मेडिसिन पे, लेकिन दवा पूरी जिंदगी खाना पड़ता है। इसमें दवाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी पूरे जीवन। सर अंग्रेजी दवा पेन किलर खाने से सर वो मतलब डॉक्टर लोग हमेशा हर दवा के साथ एक पेन किलर देते थे। अब उसे खाने से उसका असर ही करना मेरे मतलब बंद हो गया था। लीवर भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो होम्योपैथी दवा से हम थोड़ा थोड़ा उठ के चलने लगे सर, लेकिन वो बैठने की वजह से एकदम बेंड हो गया, और जो दर्द नीचे था पैरों में अब वो स्पाइन में और कंधे में और मतलब नेक पे आ गया। तो मतलब बहुत उससे तकलीफ, मतलब वो बढ़ता ही रहता है, ऊपर ही आता है। देखिए ऐसा है, आप जब आपने सारे के डॉक्टर्स को दिखा लिया है, तो मेरे ख्याल से आपकी सारी जांच की रिपोर्ट वगैरह भी होंगी। हाँ सर, रिपोर्ट जांच भी काफी करवाया होगा ना इसमें? जी सर, रिपोर्ट तो काफ़ी थी, लेकिन जैसे पापा मेरे जहाँ से भी इलाज कराते थे आराम नहीं होता था, तो उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता था, और जब मुझे दर्द होता था तो वो सारा फेंक देते थे। तो इसी वजह से अभी इतनी समय तो रिपोर्ट नहीं है। वैसे मैं कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कुछ स्पेसिफिक जांच रिपोर्ट से तो पॉसिबल। हाँ, वो करवाना सर पड़ेगा। मतलब नेगेटिव आता था, कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ डॉक्टर बोलते थे कि आर्थराइटिस है। और धीरे धीरे जब ब्लॉक होने लगा मेरा, तो जैसे हम टेढ़े लेटे हैं तो टेढ़ा ही आता था, हड्डी पूरा मतलब ब्लॉक ही आता था, और वैसे कुछ भी बीमारी नहीं आती थी हमें।
है कि 2-3 बीमारियां हैं, जैसे एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कॉमनली अपने इंडिया में होती है सबसे ज्यादा, और तीसरा यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। मुझे नहीं पता इनमें से क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपका कि आपको जो है किस तरीके का समस्या है। अगर इसमें ऐसा कुछ है तो बेटर होगा कि आप रिपोर्ट के साथ जो है। जी सर, 10 सालों से सर मुझे ये प्रॉब्लम है और इलाज कराते कराते मतलब पापा की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। पापा मेरी मजदूरी करते हैं और वही हम सोचते हैं कि जैसे लोग कहते हैं उदयपुर में नारायण संस्था है, वहाँ पे मतलब ज़्यादा पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं होती और इलाज भी शायद सही होता है। तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता है हमें कि हम किसी भी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि हम इकलौती संतान है अपने मम्मी पापा के और हम ही उनके एकमात्र सहारा हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं खुद ही ऐसी हूँ तो मैं उनका सहारा क्या बनूंगी। रिपोर्ट अगर सब फेंक दिया है जिन्हें आपको दोबारा से कराना होगा, तो किन किन डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं अब तक, यहाँ पर वो 10 लोगों को दिखा चुके हैं, उसके बाद भी कोई कैच नहीं कर पाया है। तो संजय गांधी में इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है, संजय गांधी जो लखनऊ में है, वहाँ पर इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर देविका नाथ है, वहाँ पर उनसे जाकर के आप संपर्क करिए, वो आपको काफी हद तक। जी सर। पालक है, पालक कालिया नहीं है। डॉक्टर साहब, एक मिला जुला प्रश्न आया है कि मैं सतीश कुमार यादव डीएड और एसपीएल वीआई का छात्र हूं। हमारे गांव में एक बुजुर्ग दृष्टि दिव्यांग महिला है, उनको पेंशन मिलती थी, पर किसी ने उनको मृतक बताकर उनकी पेंशन बंद करवा दी। उनकी पेंशन के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे दिशा निर्देश दें। सर किस जनपद का है? वो विकलांग विभाग का जो मैटर है, तो डॉक्टर भैया उसमें मदद नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर पाएंगे। सर मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? सर मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एक प्रश्न विजय जी के लिए है, डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, एमएड वीआई के बारे में एक क्वेरी है, लड़के को जरा जवाब दे दीजिए, चैट बॉक्स में प्रश्न पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सर। मैं क्वेश्चन नहीं देख पाया सर, चैट बॉक्स डीएससी के साथ। अच्छा, उसमें है कि एमएड वीआई की लिस्ट कब आएगी एडमिशन की। हालांकि मैं डायरेक्ट एडमिशन में नहीं हूँ, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की स्थिति है इस वक्त। अरे आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सर। तो इसमें ये कहना चाहता था कि अभी जो भी ऐसे कोर्सेज जिसमें ग्रेजुएशन बेस है, यानी ग्रेजुएशन के बाद जिनके एडमिशन्स होंगे, उनके लिए अभी आप मतलब हमारी यूनिवर्सिटी का ही बाकी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। जैसे ही ग्रेजुएशन के रिजल्ट निकल आएंगे तब जाके उनकी मेरिट बनेगी, क्योंकि इस बार केवल मेरिट बेसिस पे एडमिशन होना, एंट्रेंस तो हो नहीं रहा है। तो इन लोगों के इसीलिए हमारे यहाँ की अभी पीजी की भी लिस्ट नहीं निकली है और ना ही बीएड की लिस्ट निकली है, क्योंकि दोनों का ही बेस ग्रेजुएशन है। हमारे यहाँ केवल अभी उन्हीं कोर्सेज में एडमिशन अभी लिस्ट निकाले हैं जिनका रिजल्ट बहुत पहले निकल गया था, यानी 12वीं क्लास। तो 12वीं क्लास के बेसिस पे जितने भी एडमिशन हो रहे हैं वो सब हो रहे हैं इस वक्त हमारे यहाँ। तो थोड़ा सा और वेट करिए, कुछ यूनिवर्सिटी का, इवन हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज का, बीए का, बीकॉम का, इस तरह के ग्रेजुएशन के रिजल्ट नहीं निकले हैं, तो थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और बाकी अब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको देखते रहिए, अदरवाइज हमसे बात करते रहिए। तो हम आपको, यदि आप ब्लाइंड है या कोई भी जिनको सूचना लेने में दिक्कत है, तो मेरा नंबर ज़्यादातर लोगों के पास है ही, और आप मुझसे बात कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इस वक्त इस लिस्ट की क्या स्थिति आ गई है या नहीं आई है, दूसरी कब आएगी, उसकी कट ऑफ क्या है, ये मैं आपको देख करके बता सकता हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये दिव्यांग सागर की ओर से ये प्रश्न था। जी, दिव्यांग सागर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ओर से ये प्रश्न था। तो यदि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यदि हमसे बात करेगा तो हम उसे सूचित कर देंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है,
इसलिए इंटरनेट में कोई इनको सर्व करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि किसी दिव्यांग को दिक्कत हो तो हमसे बात कर लेगा, तो हम उसको बता देंगे। बस बस। अच्छा, और आस्था के लिए अभी संदीप सेग्रेट ने लिखा है कि उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया है और आस्था को कहा है कि उनके राम मनोहर लोहिया में कोई जानने वाले हैं तो वो उनसे बात कर सकती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ। तो वो इनका नंबर चैट बॉक्स से ले लें, नहीं तो ये श्रीनारायण दे देंगे उनको, उनकी हेल्प हो जाएगी। हाँ, कौन लिखा है? संदीप हमारे यहाँ संदीप हमारे यहाँ एमएड के स्टूडेंट हैं, रहे हैं जी। सर एक शर्मा सर, जो राजेंद्र और आप जिस को बतला रहे थे, आप लोग बात कर रहे थे डॉक्टर भैया से कि यदि कोई सर्टिफिकेट गलत बनवा लिया है तो उसको हम लोग कैसे चैलेंज करें, क्या करें। जी आपको याद होगा सर, जब हम लोग स्टूडेंट थे 2007 वाला जो आंदोलन किए, कई बार जेल भी गए, लखनऊ जो कई महीने किए। अभी भी वो लिखा पढ़ी का अभी भी जांच चल रहा है। अब उसमें ये दिक्कत ये आती है कि जैसे आप भी अध्यापक, हम भी अध्यापक, एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देना है। आप 8 नंबर दिए, मैं 7 नंबर दिया, कोई 6 नंबर दिया। अब हम लोग अपने में सब एक से बढ़ के एक विद्वान है, किसका माना जाए किसका न माना जाए, तो तीसरे को बैठाया जाता है। उसी तरीके से इन लोगों में भी यही चल रहा है। ऐसा नहीं है डॉक्टर एक कह दिया तो बस मान ही लिया जाए। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी आज तक वो जो विकलांग फर्जी है वो बच जा रहे हैं। और हम लोग जो है फिर से अपने ही दोनों पैर से विकलांग साथी था, उसको ले जाके कोर्ट के सामने पेश कर दिए सब कि देखिए सर, हम इतना 100% विकलांग है और हमें परेशान किया जा रहा। तो कोर्ट कह दी कि ऐसा है कि जिनको शक हो बस उन्हीं को बुला के लिखिए। अब हम लोग से कहते हैं कि सबका नाम आप लोग दीजिए कि किसको किसको शक है। तो आप कोई विकलांग कैंडिडेट है और वो खुद किसी विकलांग का जो है कैसे करेगा, जो है कैसे नाम लिख के देगा। और वो पूरे उत्तर प्रदेश में न जाने कितने हजार हैं, वो सबको कोई विकलांग जान भी नहीं सकता। किसी एक आदमी का पर्सनल मान लीजिए एक ही पद हो और एक का ही बस नियुक्ति की बात हो तो वहां तो सब लोग जान जाएंगे। एक विकलांग जो है हो रहा है और 4 लोग मान लीजिए गलती है, चाहे 4 सही है, एक जो गलती है वही जो है नियुक्ति हो रहा है। यहाँ पूरे प्रदेश की बात होती है, इस कारण से दिक्कत होती है। और निश्चित रूप से कहीं पर भी आप किसी का भी सर्टिफिकेट लिख के मतलब लेकर और भेज दीजिए, तो जो डॉक्टर भैया बताए वो जांच होती ही होती है। राठी दीदी जानती है, कोर्ट में तमाम ऐसे लेटर आते हैं, सर्टिफिकेट को चैलेंज किया जाता है। और यही इलाहाबाद के सीएमओ ऑफिस में आते हैं, या तो ये लोग डॉक्टर खुद बुलाए जाते हैं, आके बतलाते हैं। लेकिन इसके बाद बस यही प्रॉब्लम है सर, जो आपको बताया। हम लोग इसको लड़ के देख चुके हैं। एक बार तो हम लोग बहुत महंगी फीस भी देके लड़के देखे हैं कि क्या होता है लास्ट में। यही जो आपने सीधा सैंपल बताया ना अपनी भाषा, ये जो बात आपने कही, इसका मैं आपको जीता जरा अभी थोड़े दिनों पहले का एग्जांपल दूं। मैं थोड़े दिनों पहले हॉस्टल का वार्डन था इस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे तमाम ऐसे लोग आए जिनको समस्या नहीं थी, जिनके पास विकलांग प्रमाण पत्र था। शुरू में जब ज्वाइन किया तो वो प्रोसेस के बारे में था और इमीडिएटली ज्वाइन किया था, तब तक लगभग एडमिशंस हो ही चुके थे और हमने गाइडलाइन पहले बनाई नहीं थी। लेकिन दूसरी बार जैसे ही हमने इस चीज़ को बड़ी सख्ती से लागू किया, जिसकी विकलांगता पे हमको डाउट था उनसे हमने एक प्रोसेस अपनाने को कहा और कई लोगों को हमने इस चीज़ में रोका। कई लोगों के पास ऐसे सर्टिफिकेट थे, रवि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि वो जो पैरों की जो उंगलियां हैं उसको कटने पर कितने तक में सर्टिफिकेट मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जरा सी उंगली, एक छोटी सी पैर की छोटी सी उंगली जो कटी हुई थी, उसमें हल्का कट लगा हुआ था, वो भी जुड़ चुका था। उसके पास भी 45% का सर्टिफिकेट था। जब हमने उसे चेक किया, हमने उसे आगे की जांच के लिए भेजा, तब तक हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया या हमने खुद ही उसको छोड़ दिया। और उसका नतीजा उसके बाद में ये हुआ कि जितने लोगों को हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था, वो सारे लोग हमारे हटते ही वहां पे एडमिशन हॉस्टल में प्रवेश पा गए। और एक जांच हमने 2 लड़कों के खिलाफ लगाई थी क्योंकि उनको बिल्कुल भी विकलांगता नहीं थी और हियरिंग इम्पेयर्ड के थे। वो जांच हमारे हटने के बाद उस पर कोई परसुएशन ही नहीं हुआ और आज भी वो लड़का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहलाता है और तमाम हमारे बारे में वो भी करता है। लेकिन वो सत्यता है कि हमने जब जिस चीज को रोकने की कोशिश की, तब तक वहां से हट जाएगा। उसके बाद जो भी स्थितियां नवीन पैदा होंगी वो हो सकता है उसकी फेवर की हो। तो यही हमने केवल चित्रकूट में ही नहीं, हमने यहाँ पे भी देखा। और ये बात तभी तक होती है जब तक आदमी फंसता नहीं है। जिस दिन फसान होगी उस दिन वैसा ही होगा जैसा अभी कुछ दिनों पहले यूपी में होता कि एक महिला 25 जगह नौकरी कर रही थी। गलत तो कर ही रही थी ना, फसान तो हुई ना उसकी। तो ऐसी जिस दिन फसान होगी उस दिन देखेंगे, उसी दिन सबको रोका जाएगा। और क्या
अपना काम है प्रयास करना। लेकिन निश्चित रूप से सर हमें लगता है कि किसी दिन यदि डॉक्टर विनय भैया जैसे आदमी बोर्ड का हेड बना दिया जाए और पूरे प्रदेश का जांच कर दिया जाए तो अपने आप जो है मतलब सब सही हो जाएंगे। जो है जब 2-4 लोगों की नौकरी जाएगी ना तो निश्चित रूप से अगला लोग डरेंगे। वो दिन भी आएगा। थोड़ा सा बस हम लोगों को लगना है, वो दिन भी आएगा कि कोई आदमी भाई, जैसे अभी इस मामले में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही थी कि थोड़ा सा तकलीफ लोगों को शुरू में होती है ऐसे सर्टिफिकेट लोगों को लेकर के, तो वो ठीक भी है। यदि थोड़ा सा तकलीफ हम झेल लें तो उस तकलीफ से अच्छा है कि हमारी वो एक सीट खा जाए। जी चलिए, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे अब लास्ट में? बहुत अच्छा लगा है, बहुत एक्टिव लोग हैं और ऐसे ही बनाए रखिए, इसमें संग करते रहिए। और जहाँ तक मेरी सेवाओं की बात है तो कोशिश करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं। धन्यवाद। राठी दीदी से अनुरोध किया जाए। अरे डॉक्टर भैया को तो बतला दें, इसमें राठी दीदी भी जुड़ी हैं। ये अवनीश चंद मिश्रा सर हैं डॉक्टर भैया, जो अपने कार्यक्रम में मेन रहते हैं। सब पूरी वही टीम है जो मेन लोग हैं। आपके आशीर्वाद से अब हम लोग रोड पे नहीं कर पा रहे थे तो इसी पे स्टार्ट किया, और आज ही संजोग ऐसा है कि आपके न जाने क्यों आने पे आज संख्या हम लोग एकदम से कम हो गई, नहीं तो 100+ ही हम लोग रहते थे हर बार। और मैं थोड़ा सा फोन नहीं कर पाया, लोगों को नहीं कह पाया। अरे नहीं, बहुत उपयोगी सेशन था और ये काम आएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, ये चारों ओर जाएगी, लोग इसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब का जो मार्गदर्शन था उससे बड़ा काम आएगा। बहुत सारे प्रश्न आए, ये इसलिए ये इसकी सक्सेस की देखो यही बात है। तो आदरणीय दीदी मौजूद हैं क्या? जी है। दीदी आप बोले कुछ? जी दीदी प्रणाम। आप ही को सुनने के लिए। नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आपके रिमार्क्स। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, पहले तो विनय भैया का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे सब बच्चों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया और पूरा बताया कि विकलांगता काउंट होती है और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे उनको मिलता है, उसका लाभ कैसे मिल सकता है। एक जो मेन प्रश्न आ रहा है कि अगर सपोज उसने गलत सर्टिफिकेट इशू कर दिया है तो उसका निदान कैसे हो। पहले तो बनवाने वाले भी हम हैं, चैलेंज करने वाले भी हम हैं। तो ये बहुत ऐसा विषय हो है। जहाँ तक कांस्टेबल्स का सवाल होता है, उनकी भर्ती का सवाल होता है, वहां तो एक स्पेशल बोर्ड गठित हो जाता है जिसमें कि वो बोर्ड जो है वो करता है कि उनके फिजिकल मानक या उनके विकलांगता के मानक कैसे तय होंगे और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सही सर्टिफिकेट है या नहीं है। और अगर करने की बात आती है, अगर कोई नहीं सुनता है और हमें स्पेसिफिक पता है कि उसका नहीं है, तो दैट कैन बी चैलेंज थ्रू द कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें ये कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है कि हम कैसे करवाएं कैसे ना करवाएं। आज तक जितनी भी मीटिंग है सब में कोई ना कोई ऐसे व्यक्तित्व की छवि मिली है, उनके विचार सुनने को मिले हैं, उनकी एक्सपर्ट एडवाइस मिली है, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर श्याम सुंदर मिश्रा जी हो जाएं, चाहे जिंदर जी हो जाएं, चाहे हमारे जो पहले विभा मिश्रा जी थी, उन सब ने हमें डिटेल बताया। नागेश जी के सानिध्य में कि रविशंकर जी मिश्रा जी के
हमारे सबने बताया कि क्या क्या हम विकलांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो मेन जो था कि हमारी जो बेसिक है कि हमारा विकलांगता का सर्टिफिकेट कैसा होगा। इलाहाबाद में तो जैसे हमारे लिए बून है डॉक्टर साहब, उन्होंने जितने अच्छे से विकलांगता का प्रमाण पत्र दिया और सभी की सहायता की, वो प्रशंसनीय है और शब्द नहीं है हमारे पास। हालांकि वो जब यहाँ से चले गए तो हम सबको के लिए बहुत कष्ट का विषय था कि वो यहाँ से चले गए, परंतु ये भी सत्य है कि देखिए अच्छे लोगों का दूसरी जगह पे जाना भी अनिवार्य कभी कभी हो जाता है। क्योंकि एक कथा आपने सुनी होगी, गुरु नानक देव जी जब यात्रा पे निकले अपने 2 शिष्यों के साथ, तो एक जगह पे गए तो उनका वहां बहुत स्वागत नहीं हुआ। तो उन्होंने वहां पे मतलब लोग भी अच्छे नहीं थे, स्वागत भी अच्छे से नहीं हो, सुना नहीं, गाली गलौच, दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, संस्कार अच्छे नहीं थे। तो जब वो जाने लगे तो गुरुजी ने कहा, आशीर्वाद दिया उनको कि बसे रहो आप। दूसरी जगह गए तो बहुत ही संस्कारी लोग थे, अच्छे थे, उन्होंने गुरुजी को अच्छे से सुना भी, आशीर्वाद भी लिया। तब गुरुजी जाने लगे तो उन्होंने कहा बिखर जाओ, उजड़ जाओ, पंजाबी में जैसे कहते हैं। तो उनके शिष्य बहुत हैरान हुए कि जो अच्छे लोग थे उनको कहा कि आप एक जगह रहें, और जो बुरे लोग थे उनको कहा, जो बुरे थे उनको कहा एक जगह रहें, और जो अच्छे थे उनको कहा आप उजड़ जाएं, आप बिखर जाएं। तो उसकी वजह ये थी, तो वो कहते हैं कि जो अच्छे लोग इधर उधर जाएंगे तो अपनी खुशबू और जगह भी फैलाएंगे, अगर गंदे लोग इधर उधर गए तो अपनी गंदगी फैलाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे लिए असेट जरूर हैं, और आज भी कोई प्रॉब्लम होती, जैसे आज हमारे बीच में आप हैं सबको गाइड करने के लिए, तो आप जहाँ जाएं अपनी खुशबू फैलाएंगे और अपनी सेवाओं को जगह जाके उनको लाभान्वित करेंगे, इतना हमें विश्वास है। ठीक है, तो इस वजह से चाहे हमें कष्ट है पर हम खुश भी हैं कि रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें, लेकिन हमारे साथ सानिध्य जरूर बनाए रहें। कई बच्चों के बहुत के प्रश्न भी आए हैं, कुछ लोग नारायण सेवा में भी जाना चाहते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि वहां पे जा सके तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जा सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल एडवाइस की जरूरत नहीं है। जहाँ इतने सालों से आप जाके वहां पे कई जगह से इलाज कराए तो वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ठीक होना मेन मकसद है। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको पीजीआई में भी जाने के लिए बोला कि वहाँ पे इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो भी अपना इम्यून सिस्टम को आप चेक करा के आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक कोर्ट का सवाल आता है, वहाँ रिजर्वेशन का मैटर आ जाता है। आपको कोई भी कठिनाई हो रही है किसी भी प्रकार की कि वहाँ पे फलां डॉक्टर अच्छे से सर्टिफिकेट नहीं बना रहा है या कैसे बना रहा है, तो यू कैन ऑलवेज चैलेंज फॉर दैट। आपके पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो आप वहाँ पे भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। और जिस तरह के भी प्रश्न आए हैं अभी तक, वो डॉक्टर विनय कुमार जी ने आपको अच्छे से बताया है। और जहाँ तक आपके वीआई के एडमिशंस का सवाल है, वो भी शर्मा जी ने आपको बता दिया, बिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे जी ने बताया। तो जहाँ तक विकलांगों की पढ़ाई मुख्य धारा से जोड़ना, उनकी एडमिशन का सवाल है, हमारे बीच शकुंतला यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो सब आपको बताएंगे कि उनको कैसे मुख्य धारा के साथ हमें जोड़ना है, लाना है, और उनको एडमिशंस के सिलसिले में, क्योंकि अब तो कोरोना के बाद काफी कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है, धीरे धीरे एडमिशंस भी नॉर्मलाइज होंगे, लेकिन फिर भी हमें कोरोना के जो भी हमारी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे हमारा विकलांग को हो, चाहे सकलांगता का हो, चाहे एडमिशन का हो, चाहे मेडिकल का हो। हमें अपने आप को भी जस्टिफाई करना है और जो माहौल है उसको भी जस्टिफाई करना है।
और इसी के साथ मैं नागेंद्र जी को कहती हूँ कि आपके जो हमारी सेवाएं हैं उसके बारे में बताएं कि क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। दीदी आपसे एक प्रश्न है। नारायण दीदी जी बताएं। एक प्रश्न आपसे भी आया हुआ है। मैडम मेरा नाम अक्षय कुमार है। मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में काम कर रहा हूँ। मैं एक PWD एम्प्लॉय हूँ। मैंने अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए कई बार एप्लीकेशन दिया है, पर मुझे ये कहकर मना कर दिया कि पटना ऑफिस में वैकेंसी नहीं है। मैडम मैं इलाहाबाद ऑफिस में सरप्लस एम्प्लॉय हूँ और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कई सारे ऑफिस में सरप्लस एम्प्लॉय हैं। मुझे गाइडेंस दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं CCPD में अपील करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? अच्छा ये तो हम लोग बता सकते हैं। नहीं, पर ये भी है, देखिए अगर वो सरप्लस एम्प्लॉय हैं तो जॉब नहीं कर रहे, क्या उनको उसका वेतन नहीं मिल रहा? वेतन तो मिल रहा है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को खुद ये सोचना होगा कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम काम भी लें। ऐसा तो हो नहीं रहा कि नो वर्क नो पे, बिकॉज दे मस्ट बी रेगुलरली अटेंडिंग द अपना डिपार्टमेंट। एक तो पहले RTI की तहत ये इंफॉर्मेशन कि ये जो सरप्लस एम्प्लॉय हैं इनको आप कब तक प्लेसमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें पटना में ट्रांसफर लेना है, तो क्या म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हैं? अगर म्यूचुअल है तो दूसरी पार्टी की भी कंसेंट जरूरी। नहीं, डिपार्टमेंट में वो अपना ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। इन्फोर्समेंट वो खुद कहाँ है? इलाहाबाद। नहीं, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में लेना चाहते हैं। नहीं ज्वाइनिंग, वो अपना ट्रांसफर चाहते हैं। ट्रांसफर का केस है और दोनों जगह सरप्लस एम्प्लॉय है। सरप्लस माने ये इन लोगों का इस कोटे में हुआ होगा और शायद वो जो जितनी पोस्ट होगी उस पोस्ट के अतिरिक्त होंगे, उससे ज्यादा है। अगर तो देखिए ये सरप्लस एम्प्लॉय हैं, अगर डिपार्टमेंट ने इनको सरप्लस वे से इनको एंगेज कर लिया है या रिक्रूट कर लिया है, तो अगर ये कोर्ट में आते हैं तो इनको कुछ हासिल नहीं हो। हो सकता है कि एक रेवेन्यू लॉस की वजह से कोर्ट ये डायरेक्ट कर दे व्हाई दे आर बीइंग अपॉइंटेड सरप्लस। ठीक है ना? और इनकी जहाँ तक ट्रांसफर का सवाल है, यहाँ तो म्यूचुअल ट्रांसफर होती, अब सरप्लस टू सरप्लस ट्रांसफर नहीं हो सकती ना। मतलब एक कॉमन सेंस है कि सरप्लस टू सरप्लस ट्रांसफर होगी नहीं। और अगर ट्रांसफर चाहते भी हैं तो ट्रांसफर मैटर में कोर्ट जो है वो कोई इंटरफेयर नहीं करती है, बिकॉज दिस इज एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस। ये चीज हो जाती है। और कोर्ट की नॉलेज में अगर आ गया कि इतने सरप्लस एम्प्लॉय हैं इस डिपार्टमेंट में, तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह और बवाल हो जाएगा उन एम्प्लॉयज के वहां टिकने का। पोस्ट नहीं है और आप उनको अपने एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और रेवेन्यू भी हमारा जा रहा है, ये चीज हो जाती है। नहीं, तो ठीक इस है, मामले में तो मुझे अब ये संतुष्ट हो गए अक्षय कुमार जी? अगर उनको कोई दिक्कत है तो ही कैन टॉक टू मी, अदरवाइज मेरे हिसाब से इस मुद्दे को उठाना खतरे से खाली नहीं है। मैं रात में या तो कल दीदी आपसे उनकी मैं बात कराता हूँ। हाँ जी, ठीक है, ठीक है बेटा। समय हो गया है अब। नारायण दीदी ने तो बहुत अच्छा कंक्लूड किया है और दीदी ने जो बात कह दी, अब उसके आगे नहीं लगता कि हम लोग फिर इसको डाइल्यूट करें कह के कुछ, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के बिखरने की जो बात उन्होंने की है बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब के संदर्भ में, डॉक्टर विनय जी के, जो अपने एक डॉक्टर भी हैं और अपने साथ एक्टिविस्ट भी हैं, तो इतना अच्छा आपने
आप भी चाहे चित्रकूट रहे चाहे जहाँ पे भी रहे, अच्छा रहा कि नहीं रहा ये बताइए। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, हमारे अपने हैं, तो हमारे साथ कहीं आप फॉरेन में भी चले जाएंगे तो आपको हम यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं, बहुत मन अच्छी से बात जुड़ना पड़ेगा जी के माध्यम से जो आपने कही, तो हम लोग उसी भाव में अपने भाव को जोड़ते हुए डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना एक कीमती समय दिया और अपने विचार शेयर किए और बहुत सारे लोगों के डाउट जो थे और क्वेरीज थी उनका बहुत अच्छा समाधान किया। और इससे और भी क्वेरीज आएंगी तो आगे हम लोग मिलते रहेंगे। अभी श्रीनारायण और कोई डॉक्टर विजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर विवेक भी हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर विजय शंकर शर्मा जी हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो। मैं मोबाइल चार्जर में लगा के खड़ा होके बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आपने सही कहा कि जो दीदी ने जो बात कह दी है अब उसके आगे हम लोगों का कहना ठीक नहीं है। और अच्छा, बहुत अच्छा मैडम ने रखा, हम उसी पे आगे बढ़े और जितना हम अच्छे लोगों को अलग अलग जगह पे फैला सकें या फिर ईश्वर उन्हें फैलाए, उससे अच्छी बात क्या होगी। जी सर। गुरुजी एक बात मैं बोलूं? हाँ, डॉक्टर विवेक भी कुछ कहेंगे? नहीं सर कुछ नहीं कहेंगे सर, क्योंकि समय भी हो गया है और दीदी के बाद कुछ मतलब ये राजन कह रहे हैं। तो फिर श्रीनारायण अब अपना कंक्लूड करेंगे, ये ऑर्गेनाइजर हैं इसके। जी सर एक बात श्रीनारायण, हाँ बोलिए राजेंद्र जी। जी सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। राजेंद्र जी बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलिए। जी सर, मैं एक बात, एक सुझाव भी है मेरा, थोड़ा सा अनुभव भी है कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से संबंधित, जो बनने से संबंधित समस्या, जैसे न्यूरोलॉजी की बात आई और हिमोफिलियोलॉजी, बहुत सारी जो नई बीमारियों को जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में ऐड किया गया है, तो सारी डिसेबिलिटी कैटेगरी के सर्टिफिकेट भी इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर बन नहीं रहे हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा समाधान ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जहाँ पे एम्स जो है नई दिल्ली में, वहाँ पे मैक्सिमम कैटेगरी के सर्टिफिकेट वहाँ पे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे जांच की समस्या नहीं है, सभी डिपार्टमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और किसी तरह की उनको दिक्कत या टेस्टिंग करानी होती है तो वहीं पर सारी टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग करने के लिए, डायग्नोज टेस्टिंग करने के लिए कहने, टेस्टिंग होने के बाद में नए सिविल को फिर बुलाते हैं। तो इस तरह की जो प्रोलॉन्ग जो टेस्टिंग चलती है और हमारे दिव्यांग भाई परेशान और मानसिक और शारीरिक आर्थिक रूप से होते रहते हैं, तो उनसे एक मेरा यही सुझाव रहेगा कि इधर उधर ज्यादा दिक्कत हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तो इधर उधर ना भटक करके सीधा आप एम्स पहुंचे और वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट हैं और वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान वहाँ पे होगा। और मैंने इन चीजों को वहाँ खुद बनते हुए देखा है। अभी तो क्या बोलते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, मेरा एम्स में आना जाना नहीं है, नहीं तो मैं अपनी बच्चे की बीमारी की वजह से महीने में कम से कम 5-6 दिन में जो है एम्स में गुजारता हूँ। एम्स के डॉक्टरों के साथ मेरा लाइजनिंग है। मैं अपने डिपार्टमेंट में इस तरह के डॉक्टर्स को लेक्चर देने के लिए भी बुलाता हूँ उनको जो है वहाँ पे, तो वो सारी चीजों को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो राजेंद्र जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और ऐसे केसेस हो तो हम लोग आपको संपर्क करेंगे कि उन लड़कों को दिल्ली में दिखाया जा सके, और उनमें ऐसे कोई डॉक्टर हो तो एक दिन इस मंच पर भी लाइए ताकि उस पे जो क्वेरीज है, जो डिस्कशन है वो हो सके। तो अगर आप उनकी पहल करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। जी सर मैं जरूर कोशिश करूंगा। राजेंद्र जी किसी न्यूरो को बुला सकते हैं इस मंच पे। जी हाँ जी जरूर। तो अब श्रीनारायण है, वो अपना धन्यवाद ज्ञापन और अपनी बात कहे और कार्यक्रम को पूरा किया जाए। धन्यवाद जय सर। हम क्या धन्यवाद दें, बस आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, मार्गदर्शन बनाए रखें, ताकि हम लोग जो है कुछ कर सके। और राठी दीदी को जरूर से एक जो है मैसेज मैं देना चाहूंगा, अच्छा जो है न्यूज, कि डॉक्टर भैया से मेरी बात हो गई। जो मूंग की बात हम लोग कर रहे थे, साचा तो दिल्ली से जाना पड़ेगा किसी को लाने जो है, लेकिन मोम वाली व्यवस्था है, डॉक्टर भैया बुलाए हैं कि जो है मैं करता हूँ। तो ईश्वर निश्चित रूप से दीदी आप जो कहती हैं कि कहीं से मदद करते हैं, और आज तक जो भी हम लोग काम ठाने कि ये करना है, और पूरे मंच को भी बतला दें, सर से भी अभी चर्चा नहीं हो पाई, रजिस्ट्रार सर से भी, शर्मा सर से भी, हम लोग जो है पिछले बार
मेंटली बच्चों से मोमबत्ती बनवाए थे, बहुत अच्छे मोमबत्ती बनवाए थे, कई चैनलों ने उसको जो है दिखलाया था। इस बार भी हम लोग दोनों पैर से, चाहे पैर से जो विकलांग बच्चे हैं, ऐसे जो बच्चे हैं विकलांग जो है, उनसे जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। अभी 4-5 साँचे ला भी चुके हैं और बनवाएंगे, और ये जो है कल परसों से अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मेरी जो है बात भी हो गई है, मोमबत्ती बनने के जो मोम की जरूरत होती है, साँचे की जरूरत होती है, वो सब व्यवस्था हो गया है। दीदी मैं चाहूंगा कि डॉक्टर भैया को जरूर से धन्यवाद इसके लिए आप दे दीजिए। और हाँ डेफिनेटली बेटा, जो भी हमारे वेल विशर्स हैं उन सबको धन्यवाद। और ईश्वर मिलाता भी है। गए थे एक स्पेशलिस्ट जो मौका काम कर रहे थे, तो उससे भी हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन नारायण, तो उस वजह से हमें एक जो बनाता है इस प्रोफेशन में है, होलसेल का काम करता है, तो उसे हम सब मिलके उनके गुर सीख के आए हैं, जो हम जरूर लाभान्वित करेगा हमारे मोमबत्ती बनाने के मकसद में। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मोम का और सांचों का इंतजाम करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से। और बहुत जल्द डिफरेंट टाइप आपके सामने होंगी, और आप लोग मैक्सिमम लोग उसे खरीदेंगे, इतना भी आह्वान है, ताकि हमारे बच्चों को फायदा हो सके। अगले संडे को हम लोग आएंगे तो मोमबत्ती। जी श्री नारायण जी सर, डॉक्टर साहब का तो इतना सहयोग रहता है, दीदी भी जानती हैं, हम लोग भी जानते हैं, शायद सब लोग नहीं जानते, तो उनको कितना धन्यवाद देंगे हम लोग। वो तो कदम कदम पर सहयोग करते हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े आयोजन नहीं हो पाए। जो सहयोग जो देता है उसी को भी आदमी पूछता है, ये भी आपको बताया। और इस मंच के माध्यम से और लोग भी बहुत जुड़ेंगे कि नहीं, हमारी मार्केटिंग भी होगी इस मंच के माध्यम, मार्केटिंग भी होगी, इतना भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात कही दीदी ने कि मोमबत्ती बन रही है, ये बहुत अच्छा प्रयास है और सबको खरीदना है। दीपावली में वही मोमबत्ती जलाई जाए, इस एक संकल्प के साथ इस बैठक को आज के लिए पूरा करते हैं। श्री नारायण बहुत बहुत धन्यवाद रहा। नागेश आगे देखो, नागेश मैं तुम्हारा काम कर रहा था तब से। 9% बैटरी मेरी बची है। आज मेरे कार्यक्रम अधिक हो गए, बैटरी बची नहीं मेरी। मैं सुन तो पूरा रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। 9% है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हूँ। अब पता नहीं कब तक मैं बोल पाऊंगा, मुझे नहीं पता है। तो मैं पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी का, जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और जैसा श्री नारायण भाई ने बताया कि आगामी आने वाले एक सामाजिक कार्य में उनकी उपलब्धता और उनका सहयोग बहुत रहा है। सर ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत बेहतरीन बात कही, जिसपे आज के कार्यक्रम को केंद्रित कर देना चाहिए कि ये बहुत जरूरी ये नहीं है कि मोमबत्ती बन रही है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मोमबत्ती बहुत जगह बन रही है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, और एक भी मोमबत्ती बचनी नहीं चाहिए, सभी मोमबत्तियां खरीदी जानी चाहिए। अगर बच गई तो मेरे बेटे बेटियों के साथ कदापि अच्छा नहीं है। एक भी मोमबत्ती न बचे, उनका परिश्रम पूरा का पूरा सार्थक हो। या डॉक्टर साहब के लिए, हम लोगों के लिए और पूरे अपने जनमानस के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं रिकॉर्डिंग में इस बात को कह रहा हूं क्योंकि लगभग 1500 के करीब मेरे बच्चे इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, तो कम से कम वो भी मोमबत्ती खरीदना चाहें तो खरीद ले। इसलिए मैं इस बात को कह दूं। और धन्यवाद की कड़ी में मैं प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मैं सुन रहा था, सर बार बार चैट्स को पढ़ के बता रहे थे, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि सर को चैट पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य तक मेरे पास बैटरी नहीं थी, और जब बैटरी नहीं तो मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी, फिर मैं मौन था। धन्यवाद ज्ञापित के क्रम में मैं राठी देवी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका स्नेह और आपका कुशल निर्देशन हमारे इस परिवार के साथ जुड़ा रहता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा डॉक्टर विजय शंकर शर्मा सर का, जिन्होंने हमें एक अच्छी मार्ग दिखाया और आज भी बड़े अच्छे अच्छे सुझाव, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्नों को उन्होंने सामने रखा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई का स्नेह प्रदान करने वाले गुरु विवेकनाथ त्रिपाठी सर का, जो आज मौन ही रहे, लेकिन मौन रहकर भी उन्होंने
बहुत अच्छा कुछ अपना कुछ सोचा होगा कि आज मौन से ही कोई प्रश्न उन्होंने उजागर किए होंगे। आज राठी दीदी की उस बात को मैं एक बार और धन्यवाद ज्ञापित में स्मरित करा दूं अपने पूरे जनमानस को कि अगर हम आप या कोई और किसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे हैं, या मैं साफ तौर पे कहूं कि स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी धंधा के चक्कर में या किसी और चक्कर में, तो आज राठी दीदी की इस बात को देख ले कि भगवान कहीं न कहीं पुष्प स्वरूप में भेज रहा है। कांटे तो आज भी वही हैं जहां थे, वो वहीं चुभेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, जो भी है प्रभु की कृपा से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजन जी का धन्यवाद, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे विचार दिए। भागचंद भाई का धन्यवाद, सुग्रीव जी का धन्यवाद, इसरत जहां बहन का धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न किए, पवन कुमार जी का धन्यवाद, उन्होंने बहुत से प्रश्न आज इंक्रीज किए, सीताराम राठौर जी का, माया बहन का, अश्विनी कुमार जी का एवं समस्त हमारे समूह का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस पटल पर सब लोग आए और अपनी अपनी बात यहाँ पे रखें। जैसा कार्यक्रम के लास्ट में राजेंद्र भाई से एक निवेदन किया जा रहा था कि अगर कोई न्यूरो से संबंधित अगर कोई डॉक्टर आ सकते हैं हमारे इस पटल पर और सर्टिफिकेशन पर अगर वो बात करते हैं, तो अवश्य ही राजेंद्र जी इसमें आप थोड़ा सा कुछ पहल करिए, मदद करिए पटल की, और किसी न किसी न्यूरो सर्जन को लाइए। कुछ इस तरीके से किया जाए कि सर्टिफिकेशन के लिए कुछ और सहजताएं बनी जा सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि 6 बजने वाले हैं, मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कार्यक्रम के संयोजक, मुखिया, पिलर, जो भी मैं कहूं, सब हमारे बड़े भाई श्री नारायण जी को धन्यवाद, उन्होंने आज मोर्चा संभाले रखा है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद सर। और मैं सादर प्रणाम करता हूं इस पटल की तरफ से सभी गुरुजनों को, सभी श्रेष्ठ जनों को, विद्वत जनों को, भाई जनों को, परिवारी जनों को सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सादर प्रणाम।